हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर अंजलि। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। तो इस चैप्टर के सभी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट को, सारी के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक को हमने यहाँ पे कवर किया है। एंड इसके बाद जो भी न्यूमेरिकल्स जिनके आने के एग्जाम में मोस्ट प्रोबेबली चांसेस है, उन न्यूमेरिकल्स के साथ साथ हमने यहाँ पे बहुत ही कंसेप्चुअल न्यूमेरिकल्स को भी सॉल्व किया है। तो स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। द फर्स्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज थर्मल एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ थर्मल एक्सपेंशन? तो देखिए, जब भी क्या करते हैं हम किसी सॉलिड को हीट प्रोवाइड करते हैं या सॉलिड को हीट दी जाती है, तो होता क्या है, सॉलिड किससे मिलके बने हुए हैं? बहुत सारे एटम्स और मॉलिक्यूल्स से। तो जैसे ही हम इसे हीट देते हैं, ये जो एटम्स और मॉलिक्यूल्स के बीच का डिस्टेंस है, ये क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, तो जिससे क्या होता है, सॉलिड क्या होते हैं, थोड़े बहुत एक्सपेंड हो जाते हैं। अब वो एक्सपेंशन कैसे होता है? उसकी लेंथ में होता है, एरिया में होता है, या फिर वॉल्यूम में होता है। वंस अगेन आई एम रिपीटिंग, जैसे ही आपने सॉलिड को हीट दिया तो सॉलिड क्या हो जाते हैं, एक्सपेंड हो जाते हैं। अब ये सॉलिड को हीट देने से वो एक्सपेंड कैसे हुए? क्योंकि जो इन एटम्स के बीच में या मॉलिक्यूल्स के बीच में जो डिस्टेंस होता है वो क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। तो ऑफ कोर्स उससे क्या होता है, सॉलिड का भी एक्सपेंशन हो जाता है। अभी जो इनका एक्सपेंशन होता है, ये लेंथ की फॉर्म में होता है, एरिया की फॉर्म में होता है, या फिर वॉल्यूम की फॉर्म में होता है। या तो उनकी केवल लेंथ इंक्रीज होगी, या फिर पूरा की पूरा एरिया इंक्रीज होगा, या फिर वॉल्यूम इंक्रीज होगा। तो इसीलिए हमने क्या किया, ये जो थर्मल एक्सपेंशन है इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। द फर्स्ट पार्ट इज लीनियर एक्सपेंशन। लीनियर एक्सपेंशन का मतलब क्या है, जब भी आपने सॉलिड को हीट दी और उसकी लेंथ में इंक्रीज हुआ, तो दैट इज कॉल्ड लीनियर एक्सपेंशन। द सेकंड वन इज सुपरफिशियल एक्सपेंशन, जिसके अंदर क्या होता है, एरिया में इंक्रीज होता है। एंड द थर्ड वन इज क्यूबिकल एक्सपेंशन, जिसके अंदर क्या होता है, सॉलिड्स का वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है जैसे ही हम उसे हीट देते हैं। ओके, तो अब अभी फर्स्ट टॉपिक की स्टडी करते हैं, दैट इज लीनियर एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड। ओके, तो देखिए, ऑफ कोर्स लीनियर एक्सपेंशन का मीनिंग हम लोगों ने ऑलरेडी समझ लिया है कि जैसे ही आपने सॉलिड्स को टेम्परेचर दिया तो उसकी लेंथ में क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। अब अभी पढ़ना क्या है यहाँ पे कि उसकी लेंथ में किस अमाउंट में इंक्रीज हुआ है। ओके, तो जिस अमाउंट में, ऑफ कोर्स जिस अमाउंट में लेंथ इंक्रीज हुई है उसको तो हमने क्या बोला, लीनियर एक्सपेंशन बोला। अब हम यहाँ पे स्टडी किसकी करेंगे, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन की। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर कंसेप्ट ऑल्सो, फॉर योर बोर्ड एग्जाम ऑल्सो, एंड देन कॉम्पिटेटिव एग्जाम ऑल्सो। ओके, तो देखिए, व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन? तो देखो, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन क्या होता है, फ्रैक्शनल इंक्रीज इन लेंथ। ठीक है, फ्रैक्शनल इंक्रीज इन लेंथ। अब इंक्रीज इन लेंथ कैसे कैलकुलेट करोगे, जो लेंथ में चेंज हुआ है किसमें से, टोटल लेंथ में से। तो जो ये इंक्रीज इन लेंथ है इसको किससे हमने डिनोट कर दिया, डेल एल बाई एल से। और ये लेंथ इंक्रीज कैसे हो रही है, टेम्परेचर देने से, तो डिवाइडेड बाई डेल टी। अगेन आई एम रिपीटिंग, फ्रैक्शनल इंक्रीज इन लेंथ पर डिग्री सेल्सियस राइज इन टेम्परेचर। ओके, जो लेंथ है उसको हमने एल लिया है, जो इंक्रीज इन लेंथ है इसको हमने डेल एल लिया है। तो नाउ यू कैन सी, ये इसका फॉर्मूला हो गया। आप लोग डायरेक्टली लिख सकते हो रेट ऑफ फ्रैक्शनल इंक्रीज इन लेंथ। तो रेट का मतलब ही क्या होता है, यहाँ पे रेट का मतलब क्या होता है, टाइम। और यहाँ पे हम लोग क्या लेके चलेंगे, टेम्परेचर लेके चलेंगे, क्योंकि हम इंक्रीज क्या कर रहे हैं, टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं। ओके, तो टेम्परेचर इंक्रीज करने से क्या इंक्रीज हो गई, लेंथ इंक्रीज हो गई। तो ये इसका फॉर्मूला हो गया। नाउ यू कैन से व्हाट वी कैन राइट, अगर ये डी एल एल है इसको आप डी की फॉर्म में भी लिख सकते हो। तो दिस इज अवर फॉर्मूला, डेल एल बाई एल डेल टी। ओके, अब ये डेल एल बाई एल है, इसको लिखा डी एल, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, एल डी टी। ओके, तो दिस इज अवर फॉर्मूला। तो नाउ यू कैन सी कि दिस इज द चेंज इन लेंथ, दिस इज ऑल्सो लेंथ, और नीचे क्या है, dt है। तो dl से l कैंसिल आउट हो गया, आपके पास डिवाइड में क्या बचा, केवल t। तो बेसिकली अल्फा की यूनिट क्या हुई, अल्फा की यूनिट हुई पर केल्विन, क्योंकि एक ही टर्म है वो भी क्या है, डिवाइड में है। अगर टेम्परेचर है वो भी किस फॉर्म में है, 1/t पे है। तो आप क्या लिखोगे, टेम्परेचर की ऐसा यूनिट क्या होती है, केल्विन। तो हमने क्या लिखा, पर केल्विन, पर केल्विन। और क्या लिख सकते हो, पर डिग्री सेल्सियस। डिग्री सेल्सियस अगर आपको सेल्सियस में कैलकुलेट करना है, और एसआई फॉर्म में तो यूनिट क्या होती है, केल्विन होती है। अब दो इंपॉर्टेंट टर्म्स जो आपको पता होना चाहिए कि जो यहाँ पे मेटल्स होते हैं उनका जो अल्फा होता है वो पॉजिटिव होता है, क्योंकि ऑफ कोर्स यू नो वेरी वेल, जैसे ही आप टेम्परेचर दोगे लेंथ इंक्रीज होगी, लेंथ इंक्रीज होगी
तो क्या होगा, अल्फा पॉजिटिव होगा, लेंथ डिक्रीज होगी तो अल्फा क्या है, नेगेटिव होगा। तो इसीलिए जो मेटल्स हैं उनका क्या होता है, पॉजिटिव होता है केवल कार्बन को छोड़ के, क्योंकि कार्बन एक ऐसा मटेरियल है, कार्बन एक ऐसा मेटल है कि जिसको आप अगर टेम्परेचर देते हो तो वो क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है। ओके, अब ये अल्फा ठीक है मेटल्स के लिए तो पॉजिटिव है, बट ये नेगेटिव किसके लिए है, तो ये प्लास्टिक के लिए क्या होती है, नेगेटिव होती है। बिकॉज आपने देखा होगा कि जैसे ही आप प्लास्टिक को टेम्परेचर इंक्रीज करना स्टार्ट करते हो तो जो उसकी लेंथ होती है वो क्या होती है, डिक्रीज हो जाती है। तो इसीलिए जितने भी मेटल्स हैं उनके लिए हम अल्फा क्या लेके चलते हैं, पॉजिटिव लेके चलते हैं। प्लास्टिक के लिए जो अल्फा होता है वो क्या लेके चलते हैं, नेगेटिव लेके चलते हैं। क्यों नेगेटिव लिया, क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीज किया तो लेंथ क्या हुई, डिक्रीज हुई। मेटल के केस में टेम्परेचर इंक्रीज किया तो लेंथ क्या हुई, इंक्रीज हुई। बट फॉर कार्बन इज अ मेटल, बट इसका अल्फा क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो ये चीजें आपको याद होनी चाहिए। ओके, आपको ऐसा यूनिट इसकी अच्छे से समझ आ गई। अब इसके बाद मैं एक डायरेक्टली फॉर्मूला लिख रही हूं जहां पे आपको क्या करना है, दो बॉडीज को कंपेयर करना है। बेसिकली अगर आप मान लेते हैं कि कोई भी एक L1 है जो क्या है, मतलब लेंथ है रॉड की, किस टेम्परेचर पे, T1 डिग्री सेल्सियस पे। अब आपने क्या किया, टेम्परेचर इंक्रीज किया तो उसके बाद क्या हुई, लेंथ इंक्रीज हो गई। तो हमारे पास क्या हो गए, दो पैरामीटर्स हो गए। बट यहां पर कंडीशन ये है कि जो ये अल्फा है दोनों के केस में सेम है। ओके, तो चलो यहां तो मैंने केवल एक एग्जांपल लिया था कि केवल एक ही बॉडी है। बट अगर मान लीजिए मैं कोई दो बॉडीज लेती हूँ जिनका अल्फा सेम है, वहां पे भी ये फॉर्मूला पूरी तरीके से एप्लीकेबल है। विच फॉर्मूला, L2 इक्वल टू L1 ब्रैकेट में 1 प्लस अल्फा T2 माइनस T1। अब इन वेरी सिंपल टर्म आपको ये किस तरीके से याद रखना है कि जो देखिए, नाउ यू कैन सी कि यहाँ पे जिसका टेम्परेचर है, टेम्परेचर इंक्रीज करने पे लेंथ इंक्रीज हो रही है। तो ऑफकोर्स जो ये T1 और ये L1 है ये क्या होंगे, लोअर टेम्परेचर, और L1 इज द लोअर लेंथ, एंड T2 एंड L2 दैट इज द हायर वन। ओके, तो दिस इज द फॉर्मूला। अगर 0 डिग्री सेल्सियस से स्टार्ट किया है तो T1 0 हो जाएगा। तो इस तरीके से यू कैन डू योर फॉर्मूला। तो यहाँ पे अगर हम 0 डिग्री सेल्सियस के बारे में डिस्कस करें तो ये क्या हो जाएगा, L2 L1 1 प्लस अल्फा T। ओके, तो दिस फॉर्मूला कैन बी हैपन। ओके, अब देखो इसी पे बेस्ड हम एक न्यूमेरिकल करते हैं यहाँ पे, द लेंथ ऑफ द स्टील रॉड विच वुड हैव डिफरेंस इन लेंथ विद अ कॉपर रॉड ऑफ लेंथ 24 सेंटीमीटर एट ऑल टेम्परेचर। ओके, अब देखो हमें क्या करना है, हमें स्टील रॉड की लेंथ को कैलकुलेट करना है। जो स्टील रॉड की लेंथ है हमें कैलकुलेट करना है, और यहाँ पे हमें गिवन कितना है, गिवन क्या है, कॉपर रॉड की लेंथ। तो यहाँ पे कॉपर रॉड की लेंथ है 24 सेंटीमीटर। इसके बाद इसमें यह भी गिवन है कि इनकी लेंथ में डिफरेंस क्या है, सेम है, इनकी लेंथ में डिफरेंस सेम है। तो जो लीनियर एक्सपेंशन है दोनों का सेम है। ओके, तो नाउ व्हाट वी कैन डू, आगे इन्होंने ये गिवन है कि जो अल्फा है, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन है, वो भी क्या है, इनका गिवन है। तो अगर हम कॉपर के केस में देखें तो कॉपर के केस में यहाँ पे अल्फा की वैल्यू है 18 इंटू 10 टू पावर माइनस 6 पर केल्विन। ओके, एंड इन द सेम वे स्टील के केस में जो यहाँ पे वैल्यू है दैट इज 12 इंटू 10 टू पावर माइनस 6 पर केल्विन। ओके, तो ये हमें वैल्यूज गिवन है। अब गाइस अभी क्या है, जो हमें जिस टाइप से न्यूमेरिकल है उसको डायरेक्टली देख के पता चल रहा है कि हमें किस में रिलेशन फाइंड आउट करना है, हमें रिलेशन फाइंड आउट करना है लेंथ में और कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन में। तो अगर हम इसका बेसिक फॉर्मूला देखें तो इसका बेसिक फॉर्मूला क्या होता है, डेल एल इक्वल टू एल अल्फा डेल टी, जो हमने अभी प्रूव किया था। ओके, तो नाउ यू कैन सी कि ये जो अल्फा और एल दोनों की दोनों क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, बिकॉज डेल एल चेंज इन लेंथ है एंड एल इज द ओरिजिनल लेंथ। तो मतलब अल्फा और एल क्या है, दोनों की दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल है कि नहीं है। तो इसीलिए हम यहाँ पे लिख सकते हैं जो स्टील की लेंथ होगी दैट इज 1 अपॉन अल्फा स्टील, बिकॉज बोथ आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इन द सेम वे कॉपर के लिए आई कैन राइट 1 अपॉन अल्फा कॉपर। ओके, अब क्या करते हैं, दोनों को डिवाइड कर देते हैं, स्टील और कॉपर को, ताकि हमारा आंसर आ जाए। तो ये एल स्टील डिवाइडेड बाय एल कॉपर। अब यहाँ पे स्टील के लिए लिखा 1 अपॉन अल्फा स्टील। ओके, एंड आपको भी साथ साथ में सॉल्व करना है, अदरवाइज न्यूमेरिकल होंगे नहीं। इन द सेम वे यहाँ पे कॉपर के लिए क्या है, 1 अपॉन अल्फा कॉपर, तो ये कॉपर गया ऊपर। ओके, अल्फा। तो अब हमें क्या मिला, हमें कैलकुलेट किसके लिए करना है, स्टील के लिए कैलकुलेट करना है। तो एल स्टील का फॉर्मूला क्या हो गया, यहां से एल कॉपर क्रॉस मल्टीप्लाई में गया तो ये ऊपर गया एल कॉपर मल्टीप्लाई बाय
अल्फा कॉपर डिवाइडेड बाय अल्फा स्टील। ओके तो यहाँ पे देखिए हमारे पास लेंथ है कॉपर की कितनी है 24 सेंटीमीटर, तो आप यहाँ पे इसमें 24 अगर सेंटीमीटर में पुटअप कर रहे हो तो सेंटीमीटर में, अदरवाइज यहाँ पे आप 10⁻³ का मल्टीप्लाई कर सकते हो, बट जो हमारे ऑप्शन है वो क्या है, सारे की सारे सेंटीमीटर में है। तो हमने क्या किया, यहाँ पे एल कॉपर की वैल्यू पुटअप करी, दैट इज 24। जो अल्फा है कॉपर का, ठीक है, लीनियर कॉफिशिएंट है कॉपर का, कितना गिवन है 18 इंटू 10⁻⁻6। इसके बाद अल्फा स्टील का कितना गिवन है 12 इंटू 10⁻⁻6। आपने वैल्यूज पुटअप करी, आप सॉल्व करोगे एंड यू विल गेट योर आंसर। ओके अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अ मेटल शीट विद अ सर्कुलर होल इज हीटेड। कोई मेटल शीट है जिसके अंदर होल क्या है, सर्कुलर है, और उस होल को हमने क्या किया है, हीट किया है। तो इसके बाद क्या होगा, अब ऑफकोर्स देखो हमें पता है कि जो मेटल्स हैं उनको हीट किया जाता है तो क्या होता है, उसकी लेंथ इंक्रीज हो जाती है। अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम, होल की लेंथ इंक्रीज कर रहे हैं, सॉरी होल को इंक्रीज कर रहे हैं, तो ऑफकोर्स हीट करेंगे तो होल क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो वन ऑप्शन विल बी राइट, गेट्स लार्जर, क्योंकि हीट प्रोवाइड करें तो ऑफकोर्स वो क्या होगा, इंक्रीज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन पेंडुलम क्लॉक। ओके तो कई बार ये पेंडुलम क्लॉक पे बेस्ड भी क्वेश्चन आ जाता है, तो देखो इट्स वेरी सिंपल। आपको फॉर्मूला पता है पेंडुलम क्लॉक का क्या होता है, T1 इक्वल टू 2 अंडर रूट में L1/G। ओके इन द सेम वे अगर आप सेकंड के लिए निकालोगे तो दैट इज 2 अंडर रूट में L2/G। हमने क्या किया, दोनों को डिवाइड कर दिया। तो बेसिकली यू कैन से जो ये पेंडुलम क्लॉक है, पेंडुलम क्लॉक का अगर आप यहाँ पे टाइम पीरियड देखो तो दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। तो T2/T1 किसके इक्वल हो गया, अंडर रूट में L2/L1। एंड वी नो वेरी वेल, जैसे हमने यहाँ पे प्रूव किया है, L2 इक्वल टू L1 ब्रैकेट में 1 प्लस अल्फा T2 माइनस T1, है ना। टेम्परेचर को T2 लिख लेते हैं, बट यहाँ पे हमने θ2 माइनस θ1 इसलिए लिया है ताकि आप टेम्परेचर में और टाइम पीरियड में कंफ्यूज नहीं हो, क्योंकि जो ये कैपिटल T है ये तो टाइम पीरियड है और टेम्परेचर को हम किससे डिनोट कर रहे हैं, थीटा से डिनोट कर रहे हैं, तो इसलिए हो गया θ2 माइनस θ1। तो यहाँ पे हमने थीटा ये वाली वैल्यू पुटअप कर दी, L2 की L1 1 प्लस अल्फा θ2 माइनस θ1, L1 से L1 कैंसिल आउट हो गया, आपको आगे क्या मिला, T2/T1 इक्वल 1 प्लस अल्फा θ2 माइनस θ1 हाफ। एंड देन ऑफकोर्स यहाँ पे जो ये हाफ है इसको पूरा अंडर रूट लेके इन शॉर्ट में सॉल्व करते हैं और ये हाफ आगे ले लेते हैं। ओके तो आगे इसका एलसीएम लोगे तो आपको क्या मिलेगा, T2 माइनस T1 डिवाइडेड बाई T1 हाफ अल्फा θ2 माइनस θ1। ओके तो यहाँ पे हमें चेंज इन टाइम ड्यूरेशन का फॉर्मूला मिल गया, T2 माइनस T1 इक्वल टू हाफ अल्फा, ये यहाँ पे T1 है क्रॉस मल्टीप्लाई पे गया, और जो ये θ2 माइनस θ1 है इसको हम लोगों ने लिखा डेल थीटा। तो आप डेल थीटा भी लिख सकते हो, θ2 माइनस θ1 भी लिख सकते हो, दैट इज द मीनिंग ओनली चेंज इन टेम्परेचर। अब इसी पे बेस्ड हम लोग एक न्यूमेरिकल करते हैं, अ पेंडुलम क्लॉक विद अ पेंडुलम मेड ऑफ इनवार। अब देखिए इनवार क्या होता है, एक मेटल होता है, एक एलॉय होता है। ओके तो दिस इज द टाइप ऑफ एलॉय जिसका अल्फा कितना है 0.7 इंटू 10⁻⁻60 पर सेल्सियस, हैज अ पीरियड ऑफ 0.5 सेकेंड। तो यहाँ पे हमारे पास अल्फा की वैल्यू गिवन है, दैट इज 0.7 इंटू 10⁻⁻60। ओके एंड कॉफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन की, एंड इसके बाद है हैज अ पीरियड ऑफ 0.5 सेकेंड। तो यहाँ पे जो टाइम पीरियड है वो कितना दे रखा है 0.5 सेकेंड का, एंड इज एक्यूरेट एट 25 डिग्री सेल्सियस। ओके और ये एक्यूरेट कितने डिग्री पे होता है, 25 डिग्री सेल्सियस पे। इफ द क्लॉक इज यूज्ड इन अ कंट्री वेयर द टेम्परेचर एवरेज 35 डिग्री सेल्सियस। ओके अभी जो एवरेज टेम्परेचर है वो कितना है 35 डिग्री सेल्सियस है। ओके व्हाट करेक्टली इन नेसेसरी एट द मंथ ऑफ 30 days to the given by the clock। ओके तो देखो बेसिकली इस क्वेश्चन में हमें यही कैलकुलेट करना है कि जो क्लॉक है कितना स्लो हो रही है। वंस अगेन आई एम रीडिंग द क्वेश्चन, एक पेंडुलम क्लॉक है, किसकी बनी हुई है, इनवार मेटल की बनी हुई है, जिसका कॉफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन कितना है 0.7 इंटू 10⁻⁻60 पर सेल्सियस। इसका पीरियड कितना है 0.5 सेकंड का पीरियड है, ठीक है, और ये एक्यूरेट किस पे है 25 डिग्री सेल्सियस पे। अब हम क्या करते हैं, इसी को उस कंट्री में यूज करते हैं, ठीक है, जहां पे एवरेज टेम्परेचर क्या होता है 35 डिग्री सेल्सियस होता है। तो व्हाट करेक्शन इज नेसेसरी एट द मंथ ऑफ 30 days टू द गिवन टाइम बाय द क्लॉक। अब देखो बेसिकली होगा क्या, यहाँ पे आप पहले यूज कर रहे थे क्लॉक को तो 25 डिग्री सेल्सियस पे यूज कर रहे थे, तो जो पहले का टेम्परेचर था, अगर आप यहाँ पे टेम्परेचर देखोगे तो 25 डिग्री सेल्सियस था। तो देखो टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टाइम ड्यूरेशन यहाँ पे। ओके तो टेम्परेचर
यहाँ पे कम है तो यहाँ पे टाइम ड्यूरेशन क्या होगा, कम होगा उसका। एंड आपने जैसे ही टेम्परेचर को इंक्रीज किया, अब हम टेम्परेचर कितना यूज कर रहे हैं 35 डिग्री सेल्सियस, तो जो उसका टाइम ड्यूरेशन है वो भी क्या होगा, चेंज हो जाएगा। ओके, अभी वो टाइम ड्यूरेशन में कितना चेंज होगा बाय द एंड ऑफ द मंथ, वही हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो ऑफ कोर्स वी कैन कैलकुलेट बाय दिस फॉर्मूला, डेल टी इक्वल टू हाफ अल्फा टी डेल थीटा। ओके, तो यहाँ पे हाफ अल्फा की वैल्यू गिवन है 0.7 इंटू 10⁻⁻60। ओके, एंड इसके बाद यहाँ पे एज यू कैन सी कि जो टेम्परेचर है, ये सॉरी टी इज द टाइम पीरियड, टाइम कितने पीरियड का कैलकुलेट करना है आपको, 30 डेज का, बट हम क्या लेंगे, सेकेंड्स में लेंगे, तो 30 डेज एंड इसके बाद 24 मिनट्स में 60 इंटू 60, तो ये ओवरऑल कितना हो गया 86400। तो ये हमने क्या किया, जो ये टाइम पीरियड था 30 डेज का, इसको क्या किया, किस में कन्वर्ट कर दिया, सेकंड्स में कन्वर्ट कर दिया। एंड डेल थीटा इज द चेंज इन टेम्परेचर, तो टेम्परेचर कितना चेंज हो रहा है, 35 से 25 डिग्री सेल्सियस पे चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया, 35 माइनस 25 डिग्री। अब आप इसको सॉल्व करोगे तो यू विल गेट योर आंसर। ओके, अब हम आते हैं सुपरफिशियल एक्सपेंशन पे। तो देखो सुपरफिशियल एक्सपेंशन क्या होता है, जब एरिया चेंज होता है, जैसे ही आप सॉलिड्स का टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं और उससे क्या हो रहा है, एरिया चेंज हो रहा है। क्योंकि लीनियर एक्सपेंशन में हमने क्या स्टडी किया था, जब लेंथ इंक्रीज हो रही है। ओके, बट इन द सुपरफिशियल एक्सपेंशन when we increase the temperature of solid, तो क्या इंक्रीज होता है, एरिया इंक्रीज होता है। ओके, एंड द चेंज इन एरिया, इसी को हम क्या बोलते हैं, सुपरफिशियल एक्सपेंशन। एरिया जो इसका कॉफिशिएंट है, कॉफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल एक्सपेंशन, दैट इज द बीटा, जिसको किससे डिनोट करते हैं, बीटा से डिनोट करते हैं। अदर फॉर्मूलाज आर सेम, जैसे हमने यहाँ पे लेंथ के लिए पढ़ा था, तो इन द सेम वे ए टी इक्वल टू ए नॉट 1 प्लस बीटा टी। ठीक है, हमने केवल इसी इक्वेशन को बेस बनाया था, L2 इक्वल टू L1 1 प्लस अल्फा T2 माइनस T1, और यू कैन राइट DLT। तो दिस इज द सेम इक्वेशन, ये हमने किसके लिए लिखा है, एरिया के लिए लिखा है। ओके, तो AT इक्वल टू I नॉट 1 प्लस बीटा टी। ओके, इन द सेम वे बीटा क्या है, कॉफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल एक्सपेंशन। अभी हम यहाँ पे किसको लेके चल रहे हैं, 0 डिग्री सेल्सियस पे, तो ऑफकोर्स ये वाली टर्म 0 हो गई। तो आपके पास क्या मिला, ये जो बीटा है ये तो किसी टेम्परेचर पे मिला, सॉरी जो ये L है, अभी यहाँ पे एरिया के लिए लिखेंगे तो ये किसी टेम्परेचर पे मिला है, ये 0 डिग्री सेल्सियस पे एरिया हो गया 1 प्लस बीटा टी। ओके, तो बस अल्फा की जगह बीटा और एल की जगह हमने यहाँ पे एरिया पुटअप किया है। ओके, और कोई टेम्परेचर पे है तो ऑफ कोर्स दिस फॉर्मूला विल बी सेम, A2 इक्वल टू A1 1 प्लस बीटा T2 माइनस T1। ओके, तो केवल हमने एल को किससे रिप्लेस किया, सुपरफिशियल एक्सपेंशन में एरिया से रिप्लेस किया। ओके, इन द सेम वे बीटा का फॉर्मूला क्या होगा, डेल A बाय A अपॉन डेल टी। अल्फा का फॉर्मूला क्या था, डेल L बाय L डेल टी, तो डी ए अपॉन ए डी टी। अगेन वी कैन सी कि यहाँ पे यूनिट कैंसिल हो गई, हमारे पास क्या बचा 1 अपॉन डी टी। तो मतलब हमारा आंसर क्या आया इसका, जो अगर हम फॉर्मूला देखें, फॉर्मूला हमें मिल गया एंड देन डायमेंशन क्या हुआ, पर डिग्री सेल्सियस और पर डिग्री केल्विन। ओके, तो दोनों में से कोई भी फॉर्मूला हो सकता है यहाँ पे, या तो आप पर डिग्री सेल्सियस यूज करोगे या फिर पर केल्विन यूज करोगे। ओके, तो दोनों में से कोई भी फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं। बस आपने ये चीज देखा, जो लीनियर एक्सपेंशन है या सुपरफिशियल एक्सपेंशन है, दोनों का यूनिट्स इज सेम, दोनों का फॉर्मूलाज इज सेम, बिकॉज बाकी चीजें कैंसिल हो जाती है, हमें क्या मिलता है 1 अपॉन टेम्परेचर। ओके, अब हम आते हैं वॉल्यूम एक्सपेंशन पे। तो ऑफ कोर्स वॉल्यूम एक्सपेंशन क्या है, जैसे ही आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे वॉल्यूम क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। फॉर्मूला क्या हुआ, Vt इक्वल टू V नॉट 1 प्लस गामा टी। तो देखो जो ये V नॉट है ये किस पे, 0 डिग्री टेम्परेचर पे है, एंड यहाँ पे जो ये वाला T है तो ये तो T2 माइनस T1 था, तो मतलब हमने 0 डिग्री टेम्परेचर के लिए ये फॉर्मूला लिखा है। अगर 0 डिग्री नहीं होता तो क्या होता, T2 माइनस T1 हो जाता। इन सेम वे V2 इक्वल टू V1 ब्रैकेट में 1 प्लस गामा T2 माइनस T1। अब यहाँ पे गामा क्या है, कॉफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन। अगेन वी विल राइट द फॉर्मूला, गामा इक्वल टू डेल V अपॉन V डिवाइडेड बाय डेल T। तो ये dV अपॉन V, नाउ यू कैन से कैंसिल आउट हुआ, आपके पास फॉर्मूला क्या मिला 1 अपॉन dt। यूनिट क्या हो जाएगी इसकी, पर डिग्री सेल्सियस और पर केल्विन। तो ऑफकोर्स चाहे आप लीनियर एक्सपेंशन लो, चाहे आप सुपरफिशियल एक्सपेंशन लो, चाहे आप वॉल्यूम एक्सपेंशन लो, आपका फॉर्मूला क्या रहेगा, सेम रहेगा। अब देखिए इसके बाद आपको इन तीनों में रिलेशन आने चाहिए, लीनियर एक्सपेंशन में, सुपरफिशियल एक्सपेंशन में और क्यूबिकल एक्सपेंशन में, अल्फा बीटा एंड गामा में। तो यू मस्ट नो बीटा इक्वल टू 2 अल्फा, गामा इक्वल टू 3 अल्फा। एंड ये तो हमने क्या किया, बीटा का और गामा का अल्फा के साथ रिलेशन फाइंड आउट किया। व्हाट आई से, बीटा इक्वल टू 2 अल्फा, गामा इक्वल टू 3 अल्फा,
एंड अब ऑफ कोर्स ये बीटा और गामा में क्या रिलेशन है ये भी देख लेते हैं, बीटा और गामा में क्या रिलेशन है, तो दैट इज इक्वल टू 2/3 गामा। तो वो 3 रिलेशंस, ये जो तीनों की तीनों रिलेशन है बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें आपको अल्फा बीटा गामा पे आना चाहिए। डायरेक्टली इसके न्यूमेरिकल आते हैं, तो अगर आप ये रिलेशन जानते हैं तो यू कैन डायरेक्टली डू द न्यूमेरिकल। दिस इज अल्फा। ओके, अब देखिए इसी पे बेस्ड हम न्यूमेरिकल करते हैं। द कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन ऑफ अ क्रिस्टल इन वन डायरेक्शन इज अल्फा 1 एंड देन दैट इन एवरी डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू इट्स अल्फा 2। ओके, द कोफिशिएंट ऑफ क्यूबिकल एक्सपेंशन, हमें क्या करना है, क्यूबिकल एक्सपेंशन किसकी फॉर्म में कैलकुलेट करना है, अल्फा की फॉर्म में कैलकुलेट करना है। तो लेट्स स्टार्टेड। देखो v का फॉर्मूला लिखा, v इक्वल टू v नॉट 1 प्लस गामा टी। ओके, अब देखो क्या करना है, हमें ये जो क्यूबिकल एक्सपेंशन लेना है और इसे किसकी फॉर्म में प्रूव करना है, अल्फा की फॉर्म में प्रूव करना है। तो हम कैसे प्रूव कर सकते हैं, सबसे पहले हमें इसे लेंथ में चेंज करना पड़ेगा। तो इस वॉल्यूम को इस तरीके से तोड़ते हैं। तो देखो वॉल्यूम इज L इंटू एल इंटू एल, तो एक L को अलग लेके चलते हैं और एक L को L स्क्वायर लेके चलते हैं। ओके, तो यहाँ पे वॉल्यूम की जगह पुटअप किया L क्यूब, यहाँ पे ये क्या है v नॉट 1 प्लस गामा टी है। अब देखो इसको इस तरीके से तोड़ेंगे हम लोग, तो यहाँ पे जो v नॉट है दैट इज 1 प्लस गामा टी, इसको वी कैन राइट इन दिस वे, क्योंकि हम 0 डिग्री टेम्परेचर से स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये हो गया L नॉट 1 प्लस गामा टी, अगेन मल्टीप्लाई बाय L नॉट 1 प्लस गामा टी एंड देन L नॉट 1 प्लस गामा टी, क्योंकि ऑफ कोर्स वी नो वेरी वेल जो वॉल्यूम है दैट इज द L क्यूब, ये क्या है L का क्यूब है। तो ये भी क्या हो गया, इस फॉर्म में हमने लिखा। अब देखो हमने एक L को अलग किया, बाकी को दो को स्क्वायर में ले लिया। ओके, तो बेसिकली नाउ यू कैन सी कि जो ये L नॉट है और ये L नॉट स्क्वायर है, ये तो L नॉट क्यूब हो गया। अब इनको साथ में क्यों लिया और इनको अलग अलग क्यों रखा, 1 प्लस अल्फा एंड 1 प्लस अल्फा टी के होल स्क्वायर को, ये वाली टर्म को अलग रखा है क्योंकि हमें जो आंसर है वो किसकी फॉर्म में चाहिए, केवल अल्फा की फॉर्म में चाहिए। एज यू कैन सी हमें यहाँ पे L चाहिए ही नहीं, तो इसलिए हम इसको L को क्या लेके आए, साथ में लेके आए। वंस अगेन वी राइट द फॉर्मूला v इक्वल टू v नॉट 1 प्लस अल्फा 1 टी 1 प्लस अल्फा 2 टी होल स्क्वायर। तो ये हमने बेसिक फॉर्मूला लिया जहां पे इसे लेंथ की फॉर्म में नहीं चेंज किया। अब देखो हम कंपेयर करने वाले हैं, एक्चुअली हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। हमने यहाँ पे वॉल्यूम का लिखा 1 प्लस गामा टी, अगेन इसको सेम फॉर्म में शो कर दिया 1 प्लस गामा टी। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या है, स्क्वायर है, तो आगे क्या होगा, ये स्क्वायर मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो ये 1 प्लस अल्फा 1 टी, हम क्या कर रहे हैं, a प्लस बी होल स्क्वायर सॉल्व नहीं करेंगे, द क्वांटिटी इज वेरी लो। ओके, तो इसके लिए क्या करते हैं, यहाँ पे इसको आगे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये क्या बचा 1 प्लस 2 अल्फा 2 टी। एम आई राइट। अब देखो क्या कर रहे हैं, आगे इसको पूरा ओपन अप करते हैं, तो आपको क्या मिला 1 प्लस अल्फा 1 प्लस 2 अल्फा 2 प्लस 2 अल्फा 2 एंड ये ब्रैकेट बंद किया टी। तो ये आप इसको पूरा सॉल्व करोगे एज इट इज यू विल गेट इट। या फिर देखो आप इसको डायरेक्टली कंपेयर भी कर सकते हो। कैसे कंपेयर कर सकते हो, यहाँ पे आपको 1 प्लस गामा टी की वैल्यू मिली, आपने इसको सॉल्व किया, तो ये देखिए यहाँ पे क्या है 1 प्लस गामा टी है, तो यहाँ से हमें क्या करना है, इसको कंपेयर करना है। कैसे कंपेयर किया, तो दिस इज द 1 प्लस गामा टी, दिस इज द 1 प्लस गामा टी, तो यहाँ पे गामा की वैल्यू क्या मिल गई, अल्फा 1 प्लस 2 अल्फा 2। ओके, तो दिस इज वैल्यू ऑफ गामा, और यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। कोफिशिएंट ऑफ क्यूबिकल एक्सपेंशन कैलकुलेट करना था, दैट इज गामा। तो यहाँ से हमने वॉल्यूम की इक्वेशन ली, उसको लेंथ को टुकड़ों में डिवाइड किया। ओके, एंड देन अगेन वॉल्यूम की इक्वेशन लिखे, उसे कंपेयर किया, तो हमारे पास क्या आ गया, गामा आ गया। तो अगर आप एक दो बार इस न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करेंगे, ऑफकोर्स आपसे सॉल्व हो जाएगा, एंड इस टाइप के न्यूमेरिकल कई बार आते भी हैं। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन हैज डायमेंशन पर केल्विन। ऑफ कोर्स अगर हम लीनियर एक्सपेंशन जो कोफिशिएंट है लीनियर एक्सपेंशन का, उसकी डायमेंशन देखें तो जो उसका फॉर्मूला क्या होता है, पर केल्विन ही होता है। द कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन हैज डायमेंशन पर केल्विन। ऑफ कोर्स जो वॉल्यूम एक्सपेंशन है उसका फॉर्मूला भी सेम होता है, चाहे सुपरफिशियल एक्सपेंशन है, सबका फॉर्मूला क्या होगा, सेम ही होगा। तो अगर हम यहाँ पे देखें कि जो बोथ ऑप्शन, बोथ ए बी एंड बी आर करेक्ट, ऑफ कोर्स दोनों की दोनों करेक्ट है, कोई भी स्टेटमेंट यहाँ पे रॉन्ग नहीं है, तो दैट मीन्स ए ऑप्शन विल बी राइट। ओके, अब इसके बाद आते हैं हम डिफरेंट टाइप ऑफ टेम्परेचर स्केल पे, एंड दैट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ कोर्स, क्योंकि कई बार एग्जाम में रिपीट होता है और है भी बहुत इजी सा। तो देखो डिफरेंट टाइप ऑफ टेम्परेचर स्केल हम लोग लेके कौन से चलते हैं,
एक तो सेल्सियस का, एक फॉरेनहाइट का, एक केल्विन का। ये 3 स्केल हैं जो हमारे सिलेबस में है, और नॉर्मली ये 3 स्केल्स ही हम लोग ज्यादातर यूज करते हैं, सेल्सियस का, फॉरेनहाइट का एंड केल्विन का। तो देखो सेल्सियस तो इज वेरी इजी, क्योंकि आप लोग नॉर्मली यूज करते हो कि 0 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस, तो आपको ये थोड़ा सा आपको पता है कि, और सबसे इजीएस्ट स्केल भी है। बट अगर हम यहाँ पे केल्विन के बारे में डिस्कस करें तो ये तो हम लोगों ने देखा कि अगर आपको सेल्सियस के अंदर चाहिए स्केल, तो लिमिट मिनिमम होता है 0 डिग्री एंड द मैक्सिमम होता है 100 डिग्री सेल्सियस। बट केल्विन में ऐसा नहीं होता। केल्विन में क्या होता है, मिनिमम होता है 273.15 और मैक्सिमम होता है 373.15। तो अगर इनके बीच का जो ड्यूरेशन है, जो इनके बीच का स्केल डिफरेंस है, वो तो 100 का ही है। अगर आप 0 to 100 में देखोगे तो 100 का ही डिफरेंस है। इन द सेम वे 273 टू 373 ये भी क्या है, 100 का ही डिफरेंस है। बट स्टार्ट कहां से है, 273 से है, और यहाँ पे कितना है, 373। ओके, बट फॉरेनहाइट इज वेरी डिफरेंट। फॉरेनहाइट इज वेरी डिफरेंट, क्योंकि जो फॉरेनहाइट है उसका जो मिनिमम स्केल होता है, जो मिनिमम वैल्यू है वो 32 से स्टार्ट होती है, और कहां तक स्टार्ट होती है, 212 तक। तो अगर आप इन दोनों के बीच का डिफरेंस देखोगे तो इसमें कितने डिग्री का डिफरेंस आता है, 80 डिग्री का डिफरेंस आता है। ठीक है, कितने डिग्री का डिफरेंस आया, 80 डिग्री का डिफरेंस आया। तो दैट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन सेल्सियस, फॉरेनहाइट और केल्विन। अब एग्जाम में क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं, एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि आपको सेल्सियस को फॉरेनहाइट में कन्वर्ट करना है या फॉरेनहाइट को केल्विन में कन्वर्ट करना है। तो मतलब बेसिकली आपको वाइस वर्सा इंटर कन्वर्जन आता है। ठीक है, आपको इंटर कन्वर्जन आना चाहिए। अब हम इसको कैसे फॉर्मूला लिखेंगे और किस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। ओके, तो देखो यहाँ पे टी का मतलब क्या है, टी का मतलब है कि कोई भी जो रीडिंग स्केल आप रीड कर रहे हो, ठीक है, एक तो आपका वो टेम्परेचर जो आप रीड कर रहे हो, और यहाँ पे आएगा लोअर टेम्परेचर। तो देखो ये जो यहाँ पे राइट हैंड साइड है, दोनों जगह तो लोअर टेम्परेचर आएगा। सबसे पहले नीचे का याद करना, इट्स वेरी इजी। जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में अगर हम सेल्सियस के लिए लिखें, ठीक है, डिनोमिनेटर में, तो अपर माइनस लोअर। तो सेल्सियस के लिए मैं आई नो कि 100 एंड जो मिनिमम है दैट इज 0। इन द सेम वे अगर हम फॉरेनहाइट के लिए लिखते हैं तो फॉरेनहाइट के लिए क्या हुआ, अपर स्केल इज 212 एंड लोअर स्केल इज 32। इन द सेम वे अगर केल्विन के लिए लिखें तो दैट इज द 373 अपर वन एंड द लोअर वन इज 273.15। ओके, तो बेसिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या आया, अपर माइनस लोअर, अपर माइनस लोअर, अपर माइनस लोअर। अब ऊपर की डायरेक्शन में क्या आएगा, ऊपर की डायरेक्शन में हमें क्या करना है, लोअर टेम्परेचर माइनस करना है। क्या, लोअर वाला टेम्परेचर माइनस करना, और किससे माइनस करना है, जिस टेम्परेचर पे आपको कैलकुलेट करना है, जिस टेम्परेचर पे कैलकुलेट करना है या जो रीडिंग आपकी आ रही है वो टेम्परेचर आएगा इस साइड। तो दैट इज द बेसिक फॉर्मूला जो मैंने आपको बहुत सिंप्लीफाई करके बता दिया। एंड देन इसके थ्रू क्या करते हैं, हम कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। तो इफ यू विल सी कि जो आपकी बुक में इस टॉपिक के बहुत अच्छे न्यूमेरिकल गिवन है, तो हमने क्या किया है, केवल स्टेट बोर्ड के न्यूमेरिकल्स नहीं है, क्योंकि अगर इस चैप्टर पे अगर न्यूमेरिकल्स आएंगे तो ऑफकोर्स बिल्कुल सेम टू सेम आपके क्या आएंगे, स्टेट बोर्ड्स की बुक से ही आएंगे। ओके, तो यहाँ पे केवल आपको डिफरेंस आना चाहिए। ओके, यहाँ पे 3212 माइनस 32, आई एम सो सॉरी, ये जो फॉरेनहाइट स्केल है इसमें कितने का डिफरेंस है, 180 डिग्री का डिफरेंस आता है। कितने का डिफरेंस आता है, 180 डिग्री का डिफरेंस आता है। 212 माइनस 32, तो डिफरेंस इज 180। यहाँ पे जो डिफरेंस है दैट इज 100 एंड जो केल्विन में डिफरेंस है दैट इज ऑल्सो 100। फॉरेनहाइट का डिफरेंस कितना है, 180 डिग्री का। ओके, अब हम यहाँ पे एक बार फिर से इसको रिवाइज कर लेते हैं। तो सेल्सियस, फॉरेनहाइट एंड केल्विन। ओके, तो देखो सेल्सियस के अंदर जो लोअर फिक्स पॉइंट है दैट इज 0 डिग्री, फॉरेनहाइट के अंदर लोअर 32, केल्विन के अंदर लोअर 273। अपर फिक्स पॉइंट सेल्सियस में 100 डिग्री सेल्सियस, फॉरेनहाइट में 212, केल्विन में 373.15। डिफरेंस कितने का आया, सेल्सियस और केल्विन में 100 का ही रहता है, फॉरेनहाइट में कितने का रहता है, 180 का रहता है। टेम्परेचर ऑन अ नॉर्मल डे इज 27 डिग्री सेल्सियस। व्हाट इज द रूम टेम्परेचर इन फॉरेनहाइट। देखिए क्वेश्चन में हमें ये गिवन है कि कोई टेम्परेचर स्केल है, मतलब रूम टेम्परेचर है, तो 27 डिग्री सेल्सियस वो रूम टेम्परेचर पे है। तो यही जो टेम्परेचर है ये फॉरेनहाइट में इसका स्केल कहाँ पर जाएगा। ओके, तो ऑफ कोर्स वी विल टेक द फॉर्मूला। तो फॉर्मूले के लिए पता है हमें कि हमें क्या करना है, दोनों के टेम्परेचर को इक्वेट करना है। ठीक है, बस स्केल ही डिफरेंट होगा। ओके, हीट विल बी सेम। तो ऑफ कोर्स अभी हम क्या करेंगे, सबसे पहले फॉर्मूला लिखते हैं। तो वी नो वेरी वेल कि जो डाउनवर्ड डायरेक्शन है डिनोमिनेटर में तो अपर माइनस लोअर आएगा। तो सेल्सियस के लिए बात करें तो इसका जो अपर टेम्परेचर होता है दैट इज 100 और लोअर होता है दैट इज 0, तो 100 माइनस 0। इन द सेम वे अगर हम फॉरेनहाइट के बारे में डिस्कस करें तो जो इसका अपर टेम्परेचर होता है दैट इज 212 एंड जो मिनिमम टेम्परेचर होता है दैट इज 32। ऊपर आते हैं तो ऊपर आता है टेम्परेचर जो रीडिंग पे है और माइनस लोअर टेम्परेचर। तो 27 डिग्री सेल्सियस की रीडिंग है एंड लोअर टेम्परेचर कितना है, 0।
फॉरेनहाइट का टेम्परेचर वी डोंट नो, ये हमें कैलकुलेट करना है, माइनस लोअर कितना है 32, तो एज इट इज हमने यहाँ पे फॉर्मूला लिखा। अब हम देखते हैं हमारे पास वैल्यूज क्या आई, 27/100 और यहाँ पे आया 212 माइनस 32 दैट इज 180 एंड t माइनस 32। अब हमें क्या चाहिए, यहाँ पे t का वैल्यू चाहिए, तो ऑफकोर्स यहाँ पे जो t का वैल्यू के लिए 27, ये जो 180 है इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये यहाँ पे आया मल्टीप्लाई बाय 180 डिवाइडेड बाय 100 और यहाँ पे बचा t माइनस 32। अब हमें टेम्परेचर चाहिए, तो ऑफकोर्स वी विल डू द कैलकुलेशन पार्ट। यहाँ पे t माइनस 32 पे है, इधर आया तो प्लस में हो गया। यहाँ पे आगे कैलकुलेशन पार्ट है, 0 से 0 कैंसिल आउट हुआ, 27 इंटू 18 तो हमें कितना मिला 486/100 प्लस 32। तो आगे इसे सॉल्व करते हैं, यहाँ पे सॉरी ये डिवाइड में 10 आएगा, तो यहाँ पे बचा 48.6 प्लस 32, तो हमें आंसर कितना मिला 80.6 फॉरेनहाइट। तो जो ये 27 डिग्री सेल्सियस है, अगर हम इसे फॉरेनहाइट पे कन्वर्ट करें तो कितना मिलता है 80.6। ओके, तो अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर इन फॉरेनहाइट इज 98.4, व्हाट इज द बॉडी टेम्परेचर इन सेल्सियस। तो थोड़ा मतलब यहाँ पे उल्टा दे रखा है, पहले हमें सेल्सियस को फॉरेनहाइट में कन्वर्ट करना था, अब हम फॉरेनहाइट को सेल्सियस में कन्वर्ट करेंगे। तो वी विल टेक द सेम फार्मूला। सबसे पहले अगर सेल्सियस के लिए लिखते हैं तो जो नॉर्मल टेम्परेचर है रीडिंग वाला वो हमें कैलकुलेट करना है, माइनस लोअर डिग्री, तो दैट इज द 0 एंड नीचे आ गया 100 माइनस 0, क्योंकि अपर 100 होता है लोअर 0 होता है। इसके बाद फॉरेनहाइट स्केल के लिए लिखते हैं, तो फॉरेनहाइट स्केल का जो टेम्परेचर है वो कितना गिवन है 98.4 माइनस लोअर टेम्परेचर, तो फॉरेनहाइट के लिए जो लोअर टेम्परेचर होता है कितना होता है 32 होता है, तो एज इट इज यहाँ पे 32 लिखा एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ गया यहाँ पे 2, यहाँ पे जो अपने को पता है 212 माइनस 32 तो कितना होता है 180 डिग्री। तो मैंने डायरेक्टली यहाँ पे 180 लिख दिया क्योंकि हमने प्रीवियसली इस टाइप का क्वेश्चन किया ही है। तो ये हमें मिल गया t/100 98.4 माइनस 32 डिवाइडेड बाय 180। ओके, तो आगे का कैलकुलेशन पार्ट है, तो जैसे ही आप इसे सॉल्व करोगे आपको यहाँ पे टेम्परेचर की वैल्यू मिल जाएगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द लेंथ ऑफ द मर्करी कॉलम इन अ मर्करी इन ग्लास थर्मोमीटर इज 25 mm एट आइस पॉइंट। तो क्या गिवन है कि एक मर्करी कॉलम है जिसकी लेंथ है वो 0 डिग्री सेल्सियस पे, 0 डिग्री सेल्सियस पे कितना है 25 mm है इसकी लेंथ। ओके, आगे गिवन है कि 180 mm है स्टीम पॉइंट पे, तो जो लेंथ है स्टीम पॉइंट कितना होता है 100 डिग्री सेल्सियस और आइस पॉइंट कितना होता है 0 डिग्री सेल्सियस। तो 0 डिग्री सेल्सियस पे 25 mm है और 100 डिग्री सेल्सियस पे 180 mm जो ये मर्करी कॉलम है उसकी लेंथ इतनी इंक्रीज हो जाती है। टेम्परेचर कम है तो लेंथ भी कम है, और जैसे ही हमने यहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज किया तो लेंथ भी क्या हो गई इंक्रीज हो गई। अब हमें कैलकुलेट क्या करना है, हमें कैलकुलेट करना है व्हाट इज द टेम्परेचर व्हेन द लेंथ इज एट 60 mm। तो देखो इस टाइप के क्वेश्चन कैसे करते हैं, तो बेसिकली इसके लिए चाहे लेंथ हो चाहे प्रेशर हो या फिर अदर पैरामीटर्स हो, जो इसकी कॉमन प्रॉपर्टीज होती है वो क्या होती है बिल्कुल सेम रहती है। एंड देन इसका एक एग्जैक्ट फार्मूला होता है जो हमने स्टार्टिंग में डिस्कस नहीं किया बट अभी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, तो ऑफकोर्स वो फार्मूला है वो आपको याद होना चाहिए। एंड द फार्मूला इज, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। तो बेसिकली देखो यहाँ पे टेम्परेचर कौन सा, जिस टेम्परेचर पे आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है, और किस टेम्परेचर पे कैलकुलेट करना है 60 mm कैलकुलेट करना है। तो देखिए 3 टर्म्स आएगी यहाँ पे, 3 टर्म्स कौन सी, एक तो मिनिमम टेम्परेचर पे, ठीक है, एक मैक्सिमम टेम्परेचर पे और एक वो टेम्परेचर जहां पे आपको चीजों को क्या करना है कैलकुलेट करना है। वंस अगेन आई एम रिपीटिंग, आपको क्वेश्चन किस तरीके से मिलेगा, आपको क्वेश्चन ऐसे मिलेगा, एक तो लोएस्ट टेम्परेचर पे, यहाँ पे 0 डिग्री सेल्सियस है बट अगेन वो टेम्परेचर कोई भी हो सकता है, मान लीजिए 10 डिग्री भी हो सकता था। आपको केवल इतना दिमाग में लेके चलना है कि मुझे यहाँ पे 3 लाइंस मिलेगी, एक तो लोअर टेम्परेचर T1, ठीक है, जिसकी वैल्यू कम होगी, उसके साथ आपको लेंथ या प्रेशर कोई भी पैरामीटर मिल सकता है, ऐसा नहीं है कि लेंथ ही मिलेगी प्रेशर भी मिल सकता है। इन द सेम वे इसके बाद मिलेगा मैक्सिमम टेम्परेचर, ठीक है, उसके अंदर क्या होगा आपको लेंथ या जो प्रेशर है वो गिवन है, यहाँ पे L1 P1 लिख देती हूँ या L2 या P2 लिख देते हैं, आप कुछ भी ले सकते हैं। तो दैट्स डिपेंड ओनली ऑन क्वेश्चन कि आपको लेंथ गिवन है या फिर प्रेशर गिवन है, और एक टेम्परेचर जहां पे आपको क्या करना है कैलकुलेट करना है। तो जैसे इसमें गिवन है कि जो टेम्परेचर पे, कौन से टेम्परेचर पे कैलकुलेट करना है 60 mm, जब उसकी लेंथ होगी तब उसका टेम्परेचर क्या होगा इसके अंदर आपको कैलकुलेट करना है।
तो देखो इस टाइप के क्वेश्चंस कैसे करते हैं, जो 3 पैरामीटर्स होते हैं, इसका फॉर्मूला आप लोग दिमाग में बैठा लीजिए, और दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि ये कई बार रिपीट भी होते हैं एग्जाम में। ओके, तो वंस अगेन आई एम इंसिस्टिंग इन दिस क्वेश्चन, टी इक्वल, अब देखिए यहां पे सबसे पहले लेंगे कौन सा टेम्परेचर, मैक्सिमम टेम्परेचर, तो ये हुआ मैक्सिमम टेम्परेचर, और यू कैन राइट T2, ठीक है। इसके बाद में ब्रैकेट क्लोज किया एंड इसमें आएगा जिस टेम्परेचर पे आपको लेंथ कैलकुलेट करनी है या प्रेशर कैलकुलेट करना है, तो बेसिकली ब्रैकेट के अंदर जो सबसे पहले आ गई इसकी लेंथ जिसपे आप ये कैलकुलेट करना है, हमें लेंथ पे कैलकुलेट करना है, ठीक है, L माइनस, इसके बाद हम माइनस का साइन लगाएंगे एंड इधर आएगा लोअर टेम्परेचर, कौन सा टेम्परेचर, लोअर टेम्परेचर, तो ये हो गया यहाँ पे L1, ओके, ये हुआ लोअर टेम्परेचर। इन द सेम वे इसके बाद इसको क्लोज किया एंड देन आया इसके बाद अपर माइनस लोअर, क्या आया, अपर माइनस लोअर लेंथ, तो ये हुआ L2 माइनस L1, ओके। अभी मैं आप लोगों को ये फॉर्मूला एक बार और अच्छे से याद करा देती हूँ, क्योंकि जैसे ही आप लोगों ने पहले वाले फॉर्मूले याद किए हैं, इट इज जस्ट लाइक द सेम, बट इसमें क्या हो गई, 3 टर्म्स हो गई, ओके। तो एक तो टेम्परेचर जिसपे आपको कैलकुलेट करना है, दैट इज, ठीक है, इसके बाद T2 मतलब मैक्सिमम टेम्परेचर, इसके बाद यहाँ पे लेंथ, जिस लेंथ पे आपने कैलकुलेट किया है, माइनस L1 एंड नीचे तो आया L2 माइनस L1, ठीक है। तो इट कैन बी, ऐसा भी हो सकता था P माइनस P1 अपॉन यहाँ पे P2 माइनस P1, तो प्रेशर की फॉर्म में भी हो सकता है और लेंथ की फॉर्म में भी हो सकता है, किसी भी फॉर्म में हो सकता है, ओके। तो बस आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, नीचे याद करना, इट्स वेरी इजी, L2 माइनस L1 और P2 माइनस P1, यहाँ पे जिस टेम्परेचर पे हमें कैलकुलेट करना है, यहाँ पे ऊपर आया मैक्सिमम टेम्परेचर और यहाँ पे L माइनस L1। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे डायरेक्टली वैल्यूज पुट अप करते हैं, तो यहाँ पे मैक्सिमम टेम्परेचर क्या है, 100 डिग्री सेल्सियस है, ओके, और किस लेंथ पे हमें कैलकुलेट करना है, 60 मीटर पे कैलकुलेट करना है, माइनस L1 कितना है, 25, और अपर माइनस लोअर लेंथ, मैक्सिमम माइनस मिनिमम, तो दैट इज 180 माइनस 25। आप इसे सॉल्व करोगे तो आपको आंसर मिलेगा 22.58 डिग्री सेल्सियस। The next question is express T equal to 24.57 Kelvin in Celsius and Fahrenheit। तो देखिए यहाँ पे जो एक टेम्परेचर है हमें केल्विन पे गिवन है, इसे हमें सेल्सियस में भी कन्वर्ट करना है और फॉरेनहाइट में भी कन्वर्ट करना है, तो ऑफ कोर्स वी विल राइट द फॉर्मूला। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पे फॉरेनहाइट स्केल के लिए लिखे, तो जिस टेम्परेचर पे हमें कैलकुलेट करना है माइनस लोअर डिग्री टेम्परेचर, तो जो लोअर टेम्परेचर होता है फॉरेनहाइट स्केल में क्या होता है, 32 होता है, एंड इसके बाद जो नीचे वाली साइड में क्या आता है, अपर माइनस लोअर टेम्परेचर। और वी नो द डिफरेंस ऑल्सो कि जो यहाँ पे अपर एंड लोअर का डिफरेंस कितना होता है, 180 का होता है, तो हम लोग यहाँ पे डायरेक्टली लिख देते हैं 180 डिग्री। इन द सेम वे सेल्सियस के लिए लिखा जाए तो सेल्सियस के लिए क्या होगा, TC माइनस लोअर, लोअर में कितना आता है माइनस 0 डिग्री, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखते, एंड अपर माइनस लोअर तो 100 माइनस 0, तो दैट मीन्स क्या आ गया 100। इन द सेम वे कैल्विन के लिए लिखेंगे, तो कैल्विन के लिए जो लोअर टेम्परेचर होता है यहाँ पे तो ऑफकोर्स वो टेम्परेचर आएगा जिसपे हमें रीडिंग देखना है, एंड माइनस 273.15, क्योंकि लोअर टेम्परेचर कितना होता है 273.15, एंड देन डाउनवर्ड डायरेक्शन में अपर माइनस लोअर, तो अपर क्या है 373.15, लोअर क्या है 273.15, तो एक्चुअली हमें क्या मिला 100, ओके। अब ऑफ कोर्स हमें सेल्सियस और फॉरेनहाइट में कन्वर्ट करके में कैलकुलेट करना है, तो हम क्या करते हैं, दो इक्वेशंस को इक्वेट करते जाते हैं। तो सबसे पहले हमें केल्विन तो लेना ही पड़ेगा क्योंकि हमें यहाँ पे केल्विन गिवन है, तो दैट इज 24.57 माइनस 273.15 अपॉन 100 एंड इक्वल टू यहाँ पे हो गया TC बाई 100, ओके। तो इस तरीके से यहाँ पे यू कैन राइट द इक्वेशन, आगे आप इसको सॉल्व करके जो कैंसिल आउट हो रही है टर्म कैंसिल आउट कर सकते हैं, एंड यहाँ से हमें क्या मिल जाएगी, TC की वैल्यू मिल जाएगी। तो ऑफकोर्स एज यू कैन सी कि यहाँ पे हाइयर में से लोअर वैल्यू को हम माइनस करें, तो देखो 100 में से तो 100 कैंसिल आउट हो गया, हमें करना क्या है 273.15 में 24.57 को सब्ट्रैक्ट करना है। आप इसे सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना मिलेगा 248.58 डिग्री सेल्सियस। तो ये हमें किस में मिल गया, सेल्सियस में मिल गया। इन द सेम वे अब हमने सेल्सियस में तो कैलकुलेट कर लिया, अब हमें कैलकुलेट किस में करना है, फॉरेनहाइट में। तो ये रहा फॉरेनहाइट का स्केल, तो फॉरेनहाइट का स्केल क्या होगा TF माइनस 32 इक्वल टू 180। अब चाहे आप सेल्सियस से कंपेयर करो चाहे आप केल्विन से कंपेयर करो, दोनों में से किसी भी तरीके से कंपेयर कर सकते हो। जैसे यहाँ पर एज यू कैन सी यहाँ पे हमने कौन सा लिया, केल्विन का स्केल लिया है, ओके। तो केल्विन अगर आपके पास यहाँ पे देखते हो तो यहाँ पे हमारे पास ऑफकोर्स ये केल्विन में था, तो ये की वैल्यू पुटअप करने के बाद यू विल गेट आंसर इन फॉरेनहाइट, या फिर डायरेक्टली जो ये आपने TC कैलकुलेट किया है यहाँ पे पुटअप कर दो TC की वैल्यू,
ठीक है, 248.58 डिवाइडेड बाय 100। तो आपका आंसर दोनों में से किसी भी तरीके से आ जाएगा। तो केवल ये कैलकुलेशन पार्ट है, जैसे ही आप सॉल्व करोगे यू विल गेट योर आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कैलकुलेट द टेम्परेचर विच हैज द सेम वैल्यू ऑन फॉरेनहाइट स्केल एंड केल्विन स्केल। तो हमें एक ऐसा टेम्परेचर कैलकुलेट करना है जिसकी वैल्यू सेम हो फॉरेनहाइट के अंदर भी और केल्विन के अंदर भी। तो हमें उस टेम्परेचर को कैलकुलेट करना है। तो देखिए नॉर्मली हम लोग जो फॉर्मूला लेके चलते हैं स्केल का, तो वो यही होगा। फॉरेनहाइट के लिए तो क्या हो जाएगा, TF माइनस 32 डिवाइडेड बाय 180। तो ये फॉरेनहाइट स्केल का फॉर्मूला लिखा। इसी के साथ हमें इसे केल्विन के साथ कैलकुलेट करना है, तो ये हो गया TK माइनस 273.15 डिवाइडेड बाय 100। अब इसने ये बोला है कि जो ये टेम्परेचर है फॉरेनहाइट के लिए एंड केल्विन के लिए बिल्कुल सेम है, तो इसको हम केवल T लेके चल लेते हैं। तो T माइनस 32 डिवाइडेड बाय 180, T माइनस 273.15 डिवाइडेड बाय 100। तो और यहाँ पे इन्होंने क्या किया है, y पुटअप किया है। तो कुछ भी आप पुटअप करोगे, आगे केवल कैलकुलेशन पार्ट है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके जैसे ही आप इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे देन यू कैन गेट योर आंसर। ओके, अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, चेंज इन डेंसिटी ऑफ सॉलिड विद टेम्परेचर। तो ऑफकोर्स देखो जैसे जैसे हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो डेंसिटी में भी क्या होता है, चेंजेस आता है। अब ये चेंजेस किस तरीके से आएगा, इसी को हम क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पे मान लेते हैं डेंसिटी का फॉर्मूला लिखते हैं 0 डिग्री टेम्परेचर पे, ओके, या 0 डिग्री सेल्सियस पे, कुछ भी आप ले सकते हैं। तो डेंसिटी का फॉर्मूला वी नो मास अपॉन वॉल्यूम। तो ऑफकोर्स डेंसिटी के अंदर वी नो वेरी वेल कि जो ये वॉल्यूम है ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब आगे हम करेंगे क्या, टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे। तो ये जो हमने डेंसिटी का फॉर्मूला लिखा, ये किस पे लिखा, 0 डिग्री टेम्परेचर पे। लेकिन जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज किया तो ऑफकोर्स वॉल्यूम भी क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है तो उसके लिए हमने V डैश डिनोट किया। और ये किस अमाउंट पे इंक्रीज होगा, तो वी नो वेरी वेल इसका फॉर्मूला V डैश इक्वल टू V 1 प्लस गामा T, यही होता है वॉल्यूम का एक्सपेंशन। तो यहां पे हम क्या करते हैं, ये जो V डैश है इसका वैल्यू पुट अप कर देते हैं V 1 प्लस गामा T। ओके, तो नाउ यू कैन सी अगेन वी आर गेटिंग मास अपॉन वॉल्यूम। तो इससे आप डायरेक्टली लिंक बैठा सकते हो कि मास अपॉन वॉल्यूम को हमने D नॉट पुटअप कर दिया, तो ये हमें मिल गया अपॉन में V प्लस गामा T। तो टेम्परेचर के साथ साथ एज यू कैन सी वॉल्यूम भी चेंज हो रहा है। तो देखो डेंसिटी का फॉर्मूला क्या मिला, dt इक्वल टू D नॉट अपॉन V 1 प्लस गामा T। तो यहाँ पे जो गामा क्या है, कोफिशिएंट ऑफ क्यूबिकल एक्सपेंशन। तो वी कैन डायरेक्टली लिंक बाय दैट कि अगर आपने टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हो किसी बॉडी का, तो ऑफ कोर्स उसकी डेंसिटी भी क्या हो रही है, पहले की कंपैरेटिवली इंक्रीज हो रही है। ओके, तो दिस इज द रिलेशन बिटवीन देम, ऑफ कोर्स आना चाहिए आप लोगों को। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, हीट। दैट इज टोटली थ्योरेटिकल टॉपिक एंड यू नो अबाउट हीट की हीट क्या है, एक एनर्जी का ही फॉर्म है। ओके, अगर हम हीट और टेम्परेचर को डिफरेंशिएट करें तो किस तरीके से कर सकते हैं, ऑफ कोर्स जब हम किसी बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो उसको क्या मिलती है, हीट मिलती है। हम इसको मेजर किस में करते हैं, जूल में करते हैं या फिर कैलोरी में करते हैं, 2 यूनिट्स लेके चलते हैं। ओके, अब देखो अगर आपने किसी बॉडी को हीट दिया तो उसके किस किस टाइप के इफेक्ट पड़ेंगे। ऑफ कोर्स जो उसका डिग्री ऑफ हॉटनेस है वो चेंज हो जाएगा। ओके, उसकी स्टेट भी चेंज हो सकती है। तो एज यू कैन सी कि अगर आपने वाटर को हीट दी, ठीक है, या फिर आइस को हीट दी, तो आइस क्या है, पहले सॉलिड की फॉर्म में, इसे जैसे ही हीट मिलता है ये लिक्विड की फॉर्म में चेंज हो जाता है, वाटर की फॉर्म में चेंज हो जाता है। वाटर को और हीट दोगे तो वो क्या होता है, वाटर बॉईल होने लगता है, वो वेपर की फॉर्म में चेंज हो जाता है। तो हीट देने से क्या होता है, स्टेट भी चेंज हो जाता है। थर्मो इफेक्ट भी मिलता है, जिसमें क्या होता है कि एक ईएमएफ प्रोड्यूस होने लगता है। हीट दे रहे हैं तो हम क्या होता है, वोल्टेज भी प्रोड्यूस होने लगता है। एंड हीट देने से क्या होता है, ऑफ कोर्स लेंथ, एरिया एंड वॉल्यूम भी क्या होते हैं, इंक्रीज हो जाते हैं मेटल्स के। एंड इन द सेम वे यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है वो भी क्या होता है, बॉडी का चेंज हो जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट इफेक्ट है हीट के, जो नॉर्मल हम लोग अपनी प्रैक्टिकली लाइफ में देखते हैं। ओके, अब देखो इट इज अ वेरी सिंपल थिंग कि अगर हम लोग यहाँ पे देखें कि आपने किसी हॉट बॉडी को हीट दी या कोल्ड बॉडी को हीट दी, तो ये एक नेचर का सिंपल सा रूल है कि जो यहाँ पे बॉडी होती है उसमें कोई भी बॉडी है या एयर है या फिर किसी भी चीज का ट्रांसफॉर्मेशन किस तरीके से होता है, हायर टू लोअर कंसंट्रेशन ही ट्रांसफर होता है। ओके, तो मान लीजिए कि आपने कोई कोल्ड बॉडी है, ठीक है, उसको हीट प्रोवाइड करी, तो किस तरीके से होगा, वो किस तरीके से मूव होती है, हायर टू लोअर कंसंट्रेशन। तो जो कोल्ड बॉडी होती है वो क्या होती है, हीट हो जाती है, उसको क्या मिल जाती है, हीट मिल जाती है, तो उसका टेम्परेचर क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। अगर हम यूनिट ऑफ हीट के को बारे में डिस्कस करें कि हीट की यूनिट क्या है, तो ऑफकोर्स वहां पे क्या बोलते हैं हम, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ वाटर फ्रॉम 14.5 डिग्री सेल्सियस टू
5 डिग्री सेल्सियस इज नोन एज 1 कैलोरी। तो ऑफकोर्स हमने यहाँ पे जो हीट की यूनिट है इसको किससे एक्सप्लेन किया है, कैलोरी से एक्सप्लेन किया है। तो द फर्स्ट थिंग कि ये बात ठीक है कि 1 कैलोरी क्या है, हम 1 ग्राम, 1 कैलोरी क्या होता है, 1 ग्राम वाटर का जो टेम्परेचर है हम उसका टेम्परेचर कितना इंक्रीज कर रहे हैं, 14.5 डिग्री सेल्सियस टू 15.5 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो 1 ग्राम वाटर का टेम्परेचर पहले 14.5 डिग्री सेल्सियस था, हम उसको किसमें चेंज कर रहे हैं, 15.5 डिग्री सेल्सियस में। और इसके लिए जो हीट चाहिए, इसके लिए जो हीट चाहिए, इसी को हम क्या बोलते हैं, 1 कैलोरी बोलते हैं। नाउ यू कैन थिंक कि ठीक है मैम यहाँ पे बाकी सब तो ठीक है, लेकिन जो ये टेम्परेचर है ये 14.5 टू 15.5 क्यों लिया है, आप 10 to 11 ले लेते, 9 to 10 ले लेते, बट ये टेम्परेचर ही क्यों लेते हैं, बिकॉज ऑफ बेटा अगर आप अपने जो पूरे अर्थ का एवरेज टेम्परेचर देखें, एज यू नो वेरी वेल, कहीं पे बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है तो वहां पे -15 डिग्री टेम्परेचर भी होता है, एंड कई सिटीज ऐसी है जहां पे इतनी ज्यादा गर्मी पड़ती है कि जो उनका टेम्परेचर 70 प्लस भी चला जाता है, बट ओवरऑल अर्थ का जो एवरेज टेम्परेचर होता है दैट इज 15 डिग्री सेल्सियस। तो जो हम लोग नॉर्मल टेम्परेचर लेते हैं, जितने भी एक्सपेरिमेंट में टेम्परेचर लेते हैं, वो ये एवरेज टेम्परेचर ही लेके चलते हैं। ओके, तो दैट इज द रीजन बिहाइंड दैट। नाउ लेट्स सी अबाउट स्पेसिफिक हीट। तो देखिए अभी तक हमने क्या किया था, हीट के बारे में डिस्कस किया था, जिसकी यूनिट क्या होती है, कैलोरी। अब हम डिस्कस करेंगे स्पेसिफिक हीट को। तो स्पेसिफिक हीट को डिस्कस करने के लिए 2 पैरामीटर्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि देखिए जो हीट होती है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। ओके, तो जो हीट है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मास, कैसे प्रोपोर्शनल है कि जब भी आप किसी बॉडी को हीट करेंगे तो उसका टेम्परेचर क्या होता है, इंक्रीज होता है। अब बॉडी का जितना ज्यादा मास होगा ऑफकोर्स आपको उतनी ही ज्यादा हीट प्रोवाइड करनी पड़ेगी। इन द सेम वे अगर हम हीट को देखें तो हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चेंज इन टेम्परेचर ऑल्सो। ओके, आप जितना ज्यादा टेम्परेचर दोगे उतना ही अमाउंट में हीट मिलेगा। तो इन दोनों इक्वेशन को साथ में लिख देते हैं, हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम एंड चेंज इन टेम्परेचर। ओके, तो ये यहाँ पे जब हम प्रोपोर्शनल साइन हटाते हैं तो एक टर्म आती है सी, और जो ये सी टर्म है इसको ही बोला जाता है स्पेसिफिक हीट। ओके, तो नाउ यू कैन सी व्हेन अ बॉडी इज हीटेड, इसका टेम्परेचर क्या होता है, इंक्रीज होता है, एंड अमाउंट ऑफ हीट इज गिवन टू अ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अ मास। जो हम हीट है, बॉडी की हीट है, किसके प्रोपोर्शनल है, मास के प्रोपोर्शनल है, और टेम्परेचर राइज के प्रोपोर्शनल होती है। ओके, तो अगर हम किसी बॉडी को हीट क्यू प्रोवाइड कर रहे हैं और उसका टेम्परेचर डेल टी से इंक्रीज कर रहे हैं, तो उसकी इक्वेशन क्या मिली, क्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम डेल टी। प्रोपोर्शनल साइन हटाया तो हमारे पास क्या आ गया, सी एम डेल टी। तो ये यहाँ पे जो सी है इसी को हम क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक हीट। क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक हीट। अब इसका फॉर्मूला क्या हुआ, सी इक्वल टू क्यू अपॉन एम डेल टी। तो दैट इज द फॉर्मूला ऑफ स्पेसिफिक हीट। अब हम यहाँ पे डेफिनेशन देते हैं कि एक्चुअली स्पेसिफिक हीट क्या है। तो सबसे पहले ये डिपेंड किस पे करती है, नेचर ऑफ द मटेरियल पे डिपेंडेंट होती है। अगर हम यहाँ पे मास m लेते हैं, चेंज इन टेम्परेचर भी 1 ले रहे हैं, तो एज यू कैन सी कि जो ये स्पेसिफिक हीट है ये हीट के इक्वल हो गया। ओके, तो नाउ वी कैन सी द डेफिनेशन, स्पेसिफिक हीट ऑफ अ सब्सटेंस इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ अ यूनिट मास ऑफ अ सब्सटेंस बाय यूनिटी। ओके, तो हम यूनिट मास का टेम्परेचर यूनिट टेम्परेचर से ही इंक्रीज करते हैं। तो ये क्या होता है, जो हीट चाहिए इसको, इसी को हम क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक हीट बोलते हैं। अब अगर हम स्पेसिफिक हीट की यूनिट के बारे में डिस्कस करें तो नाउ यू कैन सी कि जो हीट है, हीट की यूनिट क्या होती है, जूल, मास की यूनिट क्या होती है, केजी, एंड टेम्परेचर की क्या होती है, केल्विन। तो स्पेसिफिक हीट की यूनिट क्या हो गई, जूल पर केजी केल्विन। ओके, एंड इन द सेम वे आप सीजीएस में भी लिख सकते हो। तो सीजीएस में क्या होता है, जूल की जगह हम क्या लेते हैं, कैलोरी। यहाँ पे जूल की जगह क्या हो जाएगा, सीजीएस में लिखना है तो कैलोरी, एंड जो केजी की जगह ग्राम, एंड जो केल्विन की जगह सेल्सियस। तो सीजीएस के अंदर यूनिट क्या हो गई इसकी, केल्विन पर ग्राम सेल्सियस। ओके, एंड यहाँ पे ऐसा यूनिट क्या हो गई, यहाँ पे जूल पर केजी पर केल्विन। ओके, तो दिस इज द यूनिट ऑफ स्पेसिफिक हीट। अब इसके बाद हम नेक्स्ट डेफिनेशन पे आते हैं, ग्राम स्पेसिफिक हीट। तो देखो ग्राम स्पेसिफिक हीट क्या है, यहाँ पे 1 ग्राम टेम्परेचर का। अभी तक हमने जो स्पेसिफिक हीट में डिस्कस किया था तो हम यूनिट टेम्परेचर ले रहे थे, यूनिट मास ले रहे थे, बट वो यूनिट मास 1 kg भी हो सकता है, 1 ग्राम भी हो सकता है, तो मतलब केवल 1 में होना चाहिए। बट स्पेसिफिकली अगर हम बोल रहे हैं ग्राम स्पेसिफिक हीट, तो इसका मतलब होता है कि हमें हीट चाहिए, बट कितनी हीट चाहिए, 1 ग्राम टेम्परेचर को
को इंक्रीज करने के लिए, ठीक है, 1 ग्राम मास का टेम्परेचर को इंक्रीज करने के लिए कितने डिग्री से, 1 डिग्री सेल्सियस से. So that is called gram specific heat. The amount of heat required to raise the temperature of 1 gram substance by 1 degree Celsius is known as gram specific heat. Okay, तो यहाँ पे gram specific heat का फॉर्मूला that will be same mc del theta, बट जो यहाँ पे मास लेंगे वो कितना लेंगे, 1 ग्राम लेंगे. ओके, इसके बाद आते हैं मोलर स्पेसिफिक हीट पे. तो देखिए मोलर स्पेसिफिक हीट में क्या होगा, देखिए ग्राम स्पेसिफिक हीट था 1 ग्राम बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए कितने डिग्री से, 1 डिग्री से. बट मोलर स्पेसिफिक हीट क्या होगा, 1 मोल का मास इंक्रीज करने के लिए. हम क्या करते हैं मोलर स्पेसिफिक हीट में, तो नाउ यू कैन सी द डेफिनेशन, हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ अ गैस बाय 1 डिग्री सेल्सियस. तो जो हमें टेम्परेचर इंक्रीज करना है वो तो 1 डिग्री सेल्सियस से इंक्रीज करना है, बट किसका, 1 मोल ऑफ गैस का. ओके, तो नाउ वी कैन सी इसका फॉर्मूला क्या हुआ, Q इक्वल टू म्यू एम सी डेल थीटा. म्यू यहाँ पे क्या हो गया, ग्राम मोल. ओके, तो Q को हम यहाँ पे मोलर स्पेसिफिक हीट है तो म्यू को 1 लेके चल रहे हैं, थीटा इज 1. यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्यू सी के इक्वल हो जाएगा. अगेन द फॉर्मूला इज सेम. अब देखिए यहाँ पे 2 कंडीशन लेके चलते हैं कि अगर आपका आइसोथर्मल प्रोसेस है या एडियाबैटिक प्रोसेस है. अब आइसोथर्मल प्रोसेस के अंदर क्या होता है, ये आपको याद होना चाहिए कि चेंज इन टेम्परेचर क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए. ओके, जो चेंज इन टेम्परेचर है 0 होना चाहिए, तो C क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा, क्योंकि C इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इस टेम्परेचर. एंड एडियाबैटिक प्रोसेस में क्या होता है, जो हीट होती है, चेंज इन हीट होती है, वो 0 होती है, तो C क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा. तो ये दोनों केस कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं, जो याद होना चाहिए. वंस अगेन आई एम रिपीटिंग, आइसोथर्मल प्रोसेस के अंदर आइसोथर्मल का मतलब ही क्या हुआ कि जो चेंज इन टेम्परेचर क्या है, 0 है, जिसका टेम्परेचर क्या है, सेम है. तो ऑफकोर्स एज यू सॉ कि जो C का फॉर्मूला क्या है, Q अपॉन एम डेल टी. यहाँ पे C का फॉर्मूला क्या मिला, Q अपॉन एम डेल टी. तो नाउ यू कैन से कि C इज इक्वल टू Q अपॉन एम डेल टी 0 हो गया तो C इज इक्वल टू इन्फिनिटी हो गया. ओके, इन द सेम वे एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए एडियाबैटिक दैट मींस जो चेंज इन हीट है वो क्या होती है, 0 होती है. तो इसके लिए C की वैल्यू क्या मिल गई, आपको 0 मिल गई. तो नाउ यू कैन से कि जो मोलर हीट कैपेसिटी होती है किसी भी गैस की, वो 0 टू इन्फिनिटी वेरी होती रहती है. ये डिपेंड करता है हमारे प्रोसेस में. अब यहाँ पे हम 2 टर्म्स लेके चलते हैं, 2 स्पेसिफिक हीट फॉर अ गैस. ओके, अब ये 2 स्पेसिफिक हीट कौन कौन सी है, द वन इज द, देखिए 1 बाय 1 हम एक एक को डिस्कस करते हैं. For solid and liquid, a small change in temperature causes negligible change in volume and pressure. तो देखिए अगर हम solid और liquid का एग्जांपल लेते हैं तो अगर हम थोड़ा सा टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो वहां पे आपको पता भी नहीं चलेगा कि उसका वॉल्यूम और प्रेशर इंक्रीज भी हुआ है कि नहीं होगा. ओके, तो एक्चुअली कोई वर्क डन नहीं होता है. ठीक है, अगर मान लीजिए कोई बॉडी की शेप चेंज होती है तब तो पता चलेगा कि वर्क डन हुआ है. तो वर्क डन के अंदर हम लोग क्या देखते हैं कि बेसिकली देखिए फोर्स में और वर्क डन में क्या डिफरेंस है. इफ आई एम सेइंग कि बेटा मैंने 5 न्यूटन का फोर्स लगाया है, तो अगर मान लीजिए ये कोई बॉडी है, अगर इस बॉडी में 5 न्यूटन का फोर्स लगा है तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये बॉडी मूव हुई है कि नहीं हुई है. अगर मैंने फोर्स लगाया है तो दैट मींस मैंने फोर्स लगाया है. बट वर्क डन में ऐसा नहीं होता. वर्क डन में आई नीड आउटपुट. अगर यहाँ पे आप कितना भी फोर्स लगा दो बट अगर बॉडी मूव नहीं हुई है तो वर्क डन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा. तो बेसिकली हम लोग यहाँ पे जो भी टर्म्स कंसिडर करेंगे वो अब किसको लेके करेंगे, वर्क डन को लेके करेंगे, क्योंकि जो वर्क डन है वो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा. ओके, तो नाउ वी आर गोइंग टू स्टडिंग अबाउट 2 स्पेसिफिक हीट. अब हम डिस्कस करते हैं प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम. ओके, तो देखिए अभी क्या है, हम लोग जो प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट डिस्कस कर रहे हैं तो ऑफ कोर्स प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट है, इससे किससे डिनोट करते हैं, C से. कांस्टेंट वॉल्यूम पे तो ये हो गया CV. तो नाउ यू कैन सी कि वॉल्यूम कांस्टेंट है. अब प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट है, कांस्टेंट वॉल्यूम है, तो यहाँ पे वर्क डन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा. दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. द डेफिनेशन विल बी, इट इज द क्वांटिटी ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ यूनिट मास ऑफ अ गैस थ्रू 1 डिग्री सेल्सियस और 1 केल्विन एट कांस्टेंट वॉल्यूम. तो डेफिनेशन इज टोटली सेम जो हमने प्रीवियसली डिस्कस करी थी, बट ये पूरा प्रोसेस क्या हो रहा है, कांस्टेंट वॉल्यूम में हो रहा है, तो इसलिए यहाँ पे वर्क डन क्या हो गया, 0 हो गया. नाउ द नेक्स्ट वन इज प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट के साथ साथ हम यहाँ पे मोलर स्पेसिफिक हीट को डिस्कस कर लेते हैं. तो अदर डेफिनेशन आर सेम, बट हम यहाँ पे क्या ले रहे हैं, 1 मोल ऑफ गैस को इंक्रीज कर रहे हैं 1 डिग्री सेल्सियस से और 1 डिग्री केल्विन से. वंस अगेन यहाँ पे वॉल्यूम सेम है तो वर्क डन क्या हो गया, 0 हो गया. अब हम आते हैं यहाँ पे जो मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर. तो अभी हम क्या करेंगे, प्रेशर कांस्टेंट रखेंगे. बट अगर आपने प्रेशर कांस्टेंट रखा है तो ऑफ कोर्स मोलर स्पेसिफिक हीट है C
एंड यहाँ पे बेस में क्या आ जाएगा P, क्योंकि क्या है यहाँ पे कांस्टेंट प्रेशर है. तो नाउ यू कैन राइट द फॉर्मूला C इक्वल टू CP इक्वल टू mCp. ओके, तो यहाँ पे हमने मोलर स्पेसिफिक हीट लिया है, तो ऑफकोर्स 1 मोल के लिए है, तो इसलिए यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया. बट वंस अगेन यहाँ पे क्या होगा, कुछ ना कुछ वर्क डन तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि वॉल्यूम कांस्टेंट नहीं है. वॉल्यूम कांस्टेंट नहीं है तो वर्क डन मिला. तो दैट्स व्हाई वी कैन से कि यहाँ पे जो Cp का वैल्यू है वो किसकी कंपैरेटिवली ज्यादा होता है, Cv की कंपैरेटिवली. तो Cp की वैल्यू हमें Cv की कंपैरेटिवली ज्यादा मिलती है, ओनली द रीजन ऑफ वर्क डन. ओके, तो नाउ यहाँ पे क्यों ज्यादा होती है, टू इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ गैस अगेंस्ट एक्सटर्नल प्रेशर टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ गैस थ्रू 1 केल्विन. तो देखिए अगर कांस्टेंट वॉल्यूम में देखेंगे तो हम केवल टेम्परेचर लग रहा है. अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, जिस पे बेस डायरेक्टली न्यूमेरिकल्स आते हैं. मेयर्स फॉर्मूला. व्हाट इज मेयर फॉर्मूला? मेयर फॉर्मूला इज वेरी सिंपल, Cp माइनस Cv इक्वल टू R. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इट? कि वी नो वेरी वेल कि जो स्पेसिफिक हीट है कांस्टेंट प्रेशर पे, दैट इज ग्रेटर देन स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम. तो Cp माइनस Cv, अगर हम दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर बाय 2 स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, तो हमें क्या मिलता है, यहाँ पे R मिलता है, जो क्या होता है, गैस कांस्टेंट होता है. ओके, अब आपको इसके न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए या तो डायरेक्टली इस तरीके से मिलेगा, या फिर अगर आपको यहाँ पे मॉलिक्यूलर वेट दे रखा है तो आप इसको m से डिवाइड कर दोगे. और अगर यहाँ पे मॉलिक्यूलर वेट के साथ साथ कैलोरी में वैल्यू गिवन है, तो ऑफकोर्स आपको SI यूनिट चाहिए. SI यूनिट क्या होती है, जूल में होती है, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, J से डिवाइड कर देते हैं. तो वन फॉर्मूला इज Cp माइनस Cv इक्वल टू R, दैट इज अवर फर्स्ट फॉर्मूला. And the second one is Cp minus Cv equal to R upon mj in very short. इसे भी बेस्ड न्यूमेरिकल करते हैं. तो now you can say the difference between the two principal specific heat of oxygen is 0.062 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस. तो now you can say यहाँ पे डिफरेंस दे रखा है दोनों स्पेसिफिक हीट का, तो दैट मीन्स ये गिवन है आपको Cp माइनस Cv की वैल्यू. तो कितनी है, 0.062 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस. तो ऑफकोर्स कैलोरी में हमें इसे जूल में कन्वर्ट करना पड़ेगा. तो हमारा जो यहाँ पे फॉर्मूला मिलेगा, कितना मिलेगा, Cp माइनस Cv इक्वल टू R अपॉन m. ओके, एंड नाउ यू कैन से mj, बिकॉज m का डिवाइड क्यों किया है, j का तो डिवाइड आपको समझ आ रहा है कि कैलोरी को जूल में कन्वर्ट करना है इसलिए किया है, बट m का डिवाइड इसलिए किया है क्योंकि आप यहाँ पे देखो ऑक्सीजन गिवन है, तो ऑक्सीजन का ऑफकोर्स मॉलिक्यूलर वेट से हमें क्या करना पड़ेगा, इसे डिवाइड करना पड़ेगा. तो अगर यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ऑक्सीजन इज 32, बट अगर नहीं भी गिवन है तो आपको याद होना चाहिए कि ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है, 32 होता है. और अगर आपको यहाँ पे जूल का वैल्यू पुटअप करना है तो ऑफकोर्स कैलोरी को जूल में कन्वर्ट करना है, तो क्या होगा, 4.2 से आप इसको क्या करते हो, मल्टीप्लाई कर देते हो. हमें क्या कैलकुलेट करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट. R की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो हमारा फॉर्मूला क्या मिला, Cp माइनस Cv इक्वल मल्टीप्लाई बाय mj. R का वैल्यू चाहिए, Cp माइनस Cv कितना है, 0.062, जो मॉलिक्यूलर वेट है दैट इज 32, एंड जूल को, ये कैलोरी को जूल में कन्वर्ट करने के लिए किसका मल्टीप्लाई करेंगे, 4.2 का. तो आप इसे सॉल्व करोगे तो कितना आया, 8.332 जूल पर मोल डिग्री सेल्सियस. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. 1 मोल ऑफ अ गैस ऑक्यूपाइज 22 लीटर एट NTP. तो देखो यहाँ पे जो नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर होता है, इसके लिए आपको कुछ फंडामेंटल पता होना चाहिए कि जो नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर है, तो नॉर्मल स्टैंडर्ड प्रेशर की वैल्यू हम क्या लेके चलते हैं, कितनी लेके चलते हैं, 1.013 इंटू 10 टू पावर 5. ओके, तो ये क्या होता है, हमारा नॉर्मल प्रेशर होता है. इन द सेम वे आगे क्या कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट द डिफरेंस बिटवीन 2 मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ अ गैस. हमें क्या कैलकुलेट करना है, Cp माइनस Cv को कैलकुलेट करना है, यही गिवन है. आपको क्या कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट द डिफरेंस बिटवीन 2 मोलर स्पेसिफिक हीट. अब हमें फॉर्मूला पता है क्या होता है, Cp माइनस Cv इक्वल टू R, और वी कैन राइट Cp माइनस Cv इक्वल टू R अपॉन mj. बट देखो यहाँ पर आपको क्या गिवन है, मतलब फॉर्मूला R है, बट हमें गिवन क्या है, स्टैंडर्ड प्रेशर गिवन है. तो इसके लिए सॉल्व कैसे करेंगे, इसको कैसे सॉल्व लेके करेंगे, तो ऑफकोर्स आपके लिए ये पता होना चाहिए कि एक ये काम कर सकते हैं, R को प्रेशर की फॉर्म में चेंज कर दे. तो कैसे चेंज करेंगे, PV इक्वल टू nRT. अब यहाँ पे n की वैल्यू देखे तो 1 मोल है, तो क्या हो गई, PV इक्वल टू RT. हमें किसकी वैल्यू चाहिए, R की वैल्यू चाहिए, तो R कितना हो गया, PV अपॉन T. ओके, तो अगर हम यहाँ पे प्रेशर के लिए देखें तो जो नॉर्मल स्टैंडर्ड प्रेशर है, तो नॉर्मल स्टैंडर्ड प्रेशर कितना होता है, 1.013 इंटू 10 टू पावर 5. वॉल्यूम हमें गिवन है, कितना वॉल्यूम लिया है, 22.4
लीटर, ओके। एंड इन द सेम वे अगर हम नॉर्मल टेम्परेचर डिस्कस करें तो दैट इज 0 डिग्री सेल्सियस और 273 केल्विन। तो हम यहाँ पे क्या लेके चलेंगे, 273 केल्विन को लेके चलेंगे। तो ये हमें क्या मिल गई, यहाँ से आर की वैल्यू मिल गई पीवी अपॉन टी, ओके। तो आर की वैल्यू हमें मिली पीवी अपॉन टी, तो एज इट इज यहाँ पे वैल्यू पुटअप कर देते हैं। प्रेशर की वैल्यू पुटअप करी 1.013 इंटू 10 टू पावर 5। पीवी वॉल्यूम कितना है, 22.4 लीटर है। इन द सेम वे अपॉन टी, तो टेम्परेचर कितना है, 273 है। ये आर की वैल्यू हो गई। जे की वैल्यू दैट इज 4200 जे पर किलो कैलोरी, जूल पर किलो कैलोरी। तो हम यहाँ पे एज इट इज जे की वैल्यू पुटअप कर देते हैं 4200 जूल पर किलो कैलोरी। आप इसे सॉल्व करोगे देन यू विल गेट योर आंसर ऑफ डिफरेंस ऑफ स्पेसिफिक हीट। अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, थर्मोडायनेमिक्स पैरामीटर फॉर अ मिक्सचर ऑफ गैसेस। अभी तक हम क्या कर रहे थे, केवल एक नॉर्मल गैसेस के बारे में स्टडी कर रहे थे, बट मान लीजिए अब हम अब हम क्या करेंगे, कुछ 2 या 3 टाइप की गैस को मिक्स कर देते हैं, तो फिर यहाँ पे थर्मोडायनेमिक्स के जो पैरामीटर्स होते हैं इन पे क्या स्टडी मिलता है। व्हाट इज द थर्मोडायनेमिक्स पैरामीटर, दैट मींस द जो ये स्पेसिफिक हीट है बेसिकली। तो हमें यहाँ पे स्पेसिफिक हीट को ही लेकर चलेंगे। तो मान लीजिए अगर हम गैसेस का मिक्सचर लेते हैं तो स्पेसिफिक हीट पे क्या डिफरेंस पड़ता है। तो अब मिक्सचर किस तरीके से ले लेते हैं, इसके लिए हम क्या करेंगे, डिफरेंट डिफरेंट मोल्स को मिक्स करेंगे ऑफकोर्स, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट मोल को मिक्स करेंगे जिनका वेट क्या होगा, अलग अलग होगा। जैसे 2 मोल आपने ऑक्सीजन का मिक्स कर दिया, 3 मोल आपने कार्बन का मिक्स कर दिया, तो मतलब हमें डिफरेंट डिफरेंट गैसेस को लेके चलना है। तो एग्जांपल लेते हैं कि मान लीजिए हमने μ1 मोल्स लिए, ठीक है, जिसका मास m1 है, और μ2 मोल्स लिए जिसका मास m2 है। तो इक्विवेलेंट मोलर मास का फॉर्मूला क्या होगा, इक्वल टू μ1 m1 प्लस μ2 m2 डिवाइडेड बाय μ1 प्लस μ2। तो आपको पता है μ1 क्या है, मोल्स है, और m1 क्या है, मोलर मास है। तो ये तो मिक्सचर का फॉर्मूला हुआ जो हमें याद होना चाहिए। वंस अगेन आई एम रिपीटिंग, m इक्वल टू μ1 m1 प्लस μ2 m2 डिवाइडेड बाय μ1 प्लस μ2, ओके। अब अगर हम इंटरनल एनर्जी के बारे में डिस्कस करें तो दोनों की इंटरनल एनर्जी अलग अलग होगी, u1 प्लस u2। तो cv के लिए अगर हम लिखते हैं स्पेसिफिक हीट एंड कांस्टेंट प्रेशर के लिए, तो कितना हो गया, du इक्वल टू du1 प्लस du2। वैल्यू पुटअप करते हैं, du के लिए u क्या होगा, म्यू cv dt। तो एज इट इज हमने फॉर्मूला पुटअप किया, u1 के लिए μ1 c1 dt, ओके। चेंज इन टेम्परेचर विल बी कांस्टेंट प्लस μ2 cv2 d2, ठीक है। इसके बाद μ1 μ2 को यहाँ पे कॉमन ले लिया, तो यू कैन से कि cv आ गया, dt से dt कैंसिल आउट हो गया, आपको कितना मिला, μ1 cv1 प्लस μ2 cv2। तो जो स्पेसिफिक हीट है कांस्टेंट वॉल्यूम पे, हमें उसका फॉर्मूला क्या मिला, μ1 cv1 प्लस μ2 cv2 डिवाइडेड बाय μ1 प्लस μ2, जो फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। इन द सेम वे अगर हम मिक्सचर के लिए, अभी तक तो ये हमने स्पेसिफिक हीट लिखा कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए, अगर कांस्टेंट प्रेशर के लिए देखें तो वी नो वेरी वेल cp माइनस cv इक्वल टू r। तो यहाँ पे आपको cp कितना मिल जाएगा, r प्लस cv। अब आपके पास cv का वैल्यू है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, cv का वैल्यू पुटअप कर देते हैं एंड देन यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं। तो ये हमें यहाँ से cp का वैल्यू मिल जाता है, ओके। μ1 cp1 μ2 cp2 डिवाइडेड बाय μ1 प्लस μ2। एग्जैक्टली हमने क्या किया है, देखिए यहाँ पे r को प्लस किया, एलसीएम लिया, आगे सॉल्व किया। तो ये जो cv प्लस r है इसको हम क्या करते हैं, cp1 और यहाँ पे cp2 पुटअप कर देते हैं। तो इस तरीके से हमारा आंसर आएगा, ओके। इन द सेम वे अगर यहाँ पे हम गामा निकालते हैं मिक्सचर का, ठीक है, तो क्या बनेगा, ये एज यू कैन सी की μ1 प्लस μ2 cv इक्वल टू μ1 cv1 प्लस μ2 cv2। तो ये तो हमने बिल्कुल कांस्टेंट फॉर्मूला लिया है, और इसको गामा की फॉर्म में लिखोगे तो किस तरीके से लिखोगे, μ1 μ2 r अपॉन गामा माइनस 1। तो एग्जैक्टली हमने यहाँ पे cv की वैल्यू पुटअप कर दी, r अपॉन गामा माइनस 1। यहाँ पे cv1 के लिए r अपॉन गामा 1 माइनस 1 एंड ये cv2 के लिए r अपॉन गामा 2 माइनस 1। तो आप इस फॉर्म में लिखो, इस फॉर्म में लिखो, वन एंड द सेम थिंग, यू विल गेट द सेम आंसर, ओके। अब हम आते हैं मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी पे। तो मोलर स्पेसिफिक हीट किसके लिए होगा, द अमाउंट ऑफ एनर्जी नीडेड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, 1 मोल सब्सटेंस का टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं 1 डिग्री सेल्सियस से या फिर 1 डिग्री केल्विन से, ओके। इसका फॉर्मूला क्या होगा, C इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट इनटू स्पेसिफिक हीट। स्पेसिफिक हीट के लिए ड्यू बाई dt एंड मॉलिक्यूलर वेट यहाँ पे 1 बाय म्यू, क्योंकि जो म्यू है वो क्या है, नंबर ऑफ मोल्स है, ओके। तो म्यू को यू कैन राइट, अगर मास लेके कंसीडर कर रहे हो तो आगे m का मल्टीप्लाई कर दोगे, तो ये म्यू हो जाएगा आपका m अपॉन m। तो किसी भी तरीके से इसको लेके लिख सकते हैं, यहाँ पे 1 अपॉन म्यू है तो इसका आपने वैल्यू पुटअप कर दिया m अपॉन m एंड द dq बाई dt, ओके। तो दिस इज द यूनिट ऑफ मोलर स्पेसिफिक हीट, जूल पर मोल
केल्विन। ओके, तो यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, दैट इज थर्मल कैपेसिटी। थर्मल कैपेसिटी क्या होती है? अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ द होल ऑफ द सब्सटेंस थ्रू 1 डिग्री सेल्सियस। ओके, तो कोई भी पूरी बॉडी है उसका टेम्परेचर अगर हम 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज करेंगे तो उसी को हम क्या बोलते हैं? थर्मल कैपेसिटी बोलते हैं, कि उसमें कितना कैपेसिटी है। तो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन हीट एंड थर्मल कैपेसिटी। यहाँ पे हम एग्जैक्टली उसकी कैपेसिटी को क्या करते हैं? स्टडी करते हैं। द फॉर्मूला इज मास इनटू स्पेसिफिक हीट। ओके, तो नाउ यू कैन सी कि द फॉर्मूला इज बोथ ऑफ सेम। अगर हम फॉर्मूला देखें तो ये क्या है? सेम है, बट हीट के अंदर हम टेम्परेचर डिफरेंस स्टडी करते हैं और थर्मल कैपेसिटी के अंदर उसका जो स्टेमिना है उसको स्टडी करते हैं। ओके, एंड इसके बाद आता है लेटेंट हीट और हिडन हीट। अब देखो लेटेंट हीट के अंदर क्या होता है, तो स्पेसिफिक हीट को लेटेंट हीट से अगर प्रैक्टिकली कंपेयर करें तो देखिए, आपने बॉडी को टेम्परेचर दिया तो उसको हीट मिलने लगती है, लेकिन एक टाइम ऐसा आता है कि अगर आप बॉडी को हीट देना स्टार्ट करते हो तो उसका टेम्परेचर चेंज ही नहीं होता है। ठीक है, टेम्परेचर चेंज ही नहीं होता है। इट जस्ट एग्जांपल, आपने पानी को बॉईल करना स्टार्ट किया तो 100 डिग्री सेल्सियस पे पानी बॉईल हो रहा है, बट 100 डिग्री सेल्सियस के बाद क्या हुआ? उसका टेम्परेचर इंक्रीज नहीं हुआ, पानी की स्टेट चेंज हो रही है। पानी किस में चेंज हो रहा है? लिक्विड टू वेपर में। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? स्टेट चेंज हो रही है। तो जो टेम्परेचर जहाँ पे क्या होता है, उस वो हीट जहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होता है, इंक्रीज या चेंज क्या होता है? उसकी स्टेट, तो वो वाली हीट होती है लेटेंट हीट। व्हेन स्टेट ऑफ अ बॉडी चेंज, जहाँ पे क्या होती है? बॉडी की स्टेट चेंज होती है, चेंज ऑफ स्टेट टेक प्लेस एट कांस्टेंट टेम्परेचर, तो इसी को हम क्या बोलते हैं? लेटेंट हीट बोलते हैं। फॉर्मूला क्या होता है? Q इक्वल टू mn। Q क्या है? हीट, m इज द मास एंड L क्या है? लेटेंट हीट है। ओके, अब इसमें दो टर्म्स पढ़ेंगे, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन एंड लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का क्या मतलब है? फ्यूजन के अंदर क्या करते हैं हम? जो 1 kg मास ले रहे हैं उसको सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट कर रहे हैं। किस में कन्वर्ट कर रहे हैं? सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो यू कैन टेक अ एग्जांपल कि जैसे 0 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है? 0 डिग्री सेल्सियस पे हमें जो वाटर है वो आइस की फॉर्म पे मिलता है। ओके, अब हम क्या कर रहे हैं? ये आइस को आपने टेम्परेचर इंक्रीज करना स्टार्ट किया, बट टेम्परेचर इंक्रीज करने पे जो हीट देना स्टार्ट किया उसका टेम्परेचर नहीं इंक्रीज होगा। आप हीट दोगे लेकिन टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होगा। ओके, होगा क्या? स्टेट चेंज हो जाएगी। अब स्टेट किस तरीके से चेंज होगी? जो आइस है, आइस किस में चेंज हो जाएगा? लिक्विड में, मतलब वाटर में। तो दैट इज द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। इसके बाद आता है लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन क्या होता है? क्वांटिटी ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg मास फ्रॉम लिक्विड टू वेपर स्टेट। अब अगेन यहाँ पे क्या होता है? अगर एग्जांपल लें 100 डिग्री सेल्सियस पे, तो जो वाटर है, ठीक है, किस में चेंज हो जाता है? लिक्विड किस में चेंज हो जाता है? वाटर किस में चेंज हो जाता है? वेपर में चेंज हो जाता है। तो अगेन आप इसके आगे कितनी भी हीट दो, हीट देने से टेम्परेचर इंक्रीज होना चाहिए, बट यहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होगा। बॉडी की क्या स्टेट चेंज होगी? जो वाटर है वो किस में चेंज हो जाएगा? वेपर में चेंज हो जाएगा। तो दैट इज कॉल्ड लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। इसकी फिक्स वैल्यू होती है जो कई बार एमसीक्यूज में डायरेक्टली पूछी जाती है। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कितना होता है? 80 किलो कैलोरी पर केजी, एंड इन द सेम वे लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन कितना होता है? 536 किलो कैलोरी पर केजी। तो ये दोनों में डिफरेंस है। अब इसके बाद हम 4 टर्म्स को स्टडी करेंगे, इवेपोरेशन, सब्लिमेशन, हॉरफ्रॉस्ट एंड हीटिंग कर्व। तो देखिए, इवेपोरेशन क्या होता है कि देखिए कोई भी जो लिक्विड है उसको गैस स्टेट में चेंज करते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं? इवेपोरेशन बोलते हैं। और सब्लिमेशन क्या होता है? जो सॉलिड है वो डायरेक्टली किस में चेंज हो जाता है? वेपर में। जैसे आइस है, वो लिक्विड में कन्वर्ट ही नहीं हुई, वो डायरेक्टली किस में चेंज हो गई? वेपर में चेंज हो गई। तो दैट इज कॉल्ड सब्लिमेशन। तो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन इवेपोरेशन एंड सब्लिमेशन। इवेपोरेशन में क्या होता है? लिक्विड गैस में चेंज होता है, और सब्लिमेशन में सॉलिड किस में चेंज होता है? डायरेक्टली वेपर में चेंज होता है। इफ आई टॉक अबाउट होरफ्रॉस्ट, तो दैट इज द प्रोसेस ऑफ सब्लिमेशन, जिसके अंदर क्या हो रहा है कि जो वेपर है, वेपर किस में चेंज हो रहा है? सॉलिड में चेंज हो रहा है। तो ऑफ कोर्स दिस इज द रिवर्स ऑफ सब्लिमेशन। नाउ लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चंस ऑन लेटेंट हीट और स्पेसिफिक हीट। तो देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन हमें करना क्या होता है कि जो भी हमारी हीट की इक्वेशन है उसे 2 पार्ट्स में डिवाइड करना होगा। ठीक है, जहाँ से इनपुट आया है या आउटपुट आया है, और 2 इक्वेशंस के थ्रू हम क्या कर सकते हैं? मास को या फिर अदर पैरामीटर्स जो भी हमें कैलकुलेट करना है, वी कैन कैलकुलेट इट। ओके, तो देखिए सबसे पहले हम क्वेश्चन रीड करते हैं। सबसे पहले क्या गिवन है? हीट एट 100 डिग्री सेल्सियस इज पास, क्योंकि हम 100 डिग्री सेल्सियस की हीट पास कर रहे हैं। किस में पास कर रहे हैं? मतलब यहाँ पे 100 डिग्री सेल्सियस हम हीट दे रहे हैं, किसको दे रहे हैं? इनटू 1.1 kg ऑफ वाटर।
तो 1.1 kg वाटर को दे रहे हैं कंटेन इन अ कैलोरीमीटर ऑफ वाटर इक्विवेलेंट 0.02 kg। ओके, इसमें किसमें, और वो वाटर किसमें है, कैलोरीमीटर में है, जिसका इक्विवेलेंट कितना है 0.02 kg। तो मतलब इसके ऑफ कोर्स वाटर कैलोरीमीटर में है तो हमें कैलोरीमीटर का भी इक्विवेलेंट कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो बेसिकली जो हम 100 डिग्री स्टीम दे रहे हैं वो 1.1 kg ऑफ वाटर के अंदर, एंड इसके साथ जो ये कैलोरीमीटर है 0.0 kg का इसके अंदर। ओके, एट 15 डिग्री सेल्सियस टिल द टेम्परेचर। तो मतलब यहाँ पे जो इसके पास टेम्परेचर है, इसके पास टेम्परेचर है जो वाटर प्लस कैलोरीमीटर के अंदर, वो कितना टेम्परेचर है 15 डिग्री सेल्सियस। और ये जो 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है ये इसे हम कब तक देंगे, कब तक देंगे, जब तक इसका खुद का टेम्परेचर कितना नहीं हो जाए 18 डिग्री सेल्सियस। तो मतलब पहले इसके पास 15 डिग्री सेल्सियस था और हमें करना क्या है 80 डिग्री सेल्सियस करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इक्वेशन लिखते हैं इसके लिए, जो हमें हीट के लिए इक्वेशन लिखनी है, किसके लिए, कैलोरीमीटर प्लस वाटर के लिए। तो ऑफ कोर्स इसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, M1C1 प्लस M2C2 और चेंज इन टेम्परेचर। तो T2 माइनस T1 लिख दीजिए या फिर डेल थीटा लिख दीजिए, क्योंकि कई बार T2 एंड कैपिटल T में कंफ्यूज हो जाते हैं टेम्परेचर में और टाइम पे। तो यहाँ पर वी कैन डायरेक्टली राइट डेल थीटा इसकी जगह। ओके, अब हम क्या करेंगे, वैल्यू पुट अप करेंगे M1C1, तो मतलब 1 kg मास के लिए या कैलोरीमीटर के लिए किसी तरीके से भी आप लिख सकते हैं। तो जैसे मान लीजिए आपने 1.1 kg मास के लिए लिखा। ओके, अब देखिए वाटर के लिए जो स्पेसिफिक हीट होती है कितनी होती है 1 प्लस M2C2। तो जो ये M2 है दैट इज कितना है 0.02 kg। वंस अगेन वाटर है तो इसका स्पेसिफिक हीट हो गया 1। तो यहाँ पे बेसिकली हमें मल्टीप्लाई किसको करना है, प्लस किसको करना है, 0.02 को किसके साथ प्लस करना है 1.1 के साथ। ओके, अब हम आगे किस में मल्टीप्लाई करेंगे, चेंज इन टेम्परेचर। तो एज यू कैन सी जो टेम्परेचर में कितना चेंज हो रहा है 80 से 15 डिग्री सेल्सियस में। तो डोंट कंफ्यूज, यहाँ पे 100 डिग्री सेल्सियस नहीं लेना है। 100 डिग्री सेल्सियस तो हम प्रोवाइड कर रहे हैं, बट टेम्परेचर चेंज किस में हो रहा है एग्जैक्टली 80 डिग्री से 15 डिग्री सेल्सियस में। तो एक इक्वेशन हमें ये मिल गई कि जो ये हीट है एक्चुअली इस कैलोरीमीटर को कितनी हीट चाहिए। तो ये इक्वेशन आ गई हमारे पास और इससे हमने आंसर फाइंड आउट किया। ओके, अब हम नेक्स्ट इक्वेशन लिखेंगे जो हीट हम प्रोवाइड कर रहे हैं। अब हम ये हीट कितनी प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है, हीट कितनी प्रोवाइड कर रहे हैं 100 डिग्री सेल्सियस तो हमारा टेम्परेचर है। तो इसके लिए फॉर्मूला होगा Q इक्वल टू ml प्लस MC डेल थीटा। अब ये ml क्यों आया, क्योंकि ऑफकोर्स जैसे ही हम स्टीम को देते हैं या लिक्विड को देते हैं तो एग्जैक्टली क्या होता है, कुछ ना कुछ लेटेंट हीट भी तो होती है, लेटेंट हीट भी होती है। अब लेटेंट हीट का वैल्यू आपको याद होना चाहिए कि स्टीम के केस में कितना होता है 536 कैलोरी पर ग्राम, और वाटर के केस में जो मतलब आइस के केस में, ठीक है, आइस के केस में क्या होता है 80 कैलोरी पर ग्राम। आइस के केस में कितना होता है 80 कैलोरी पर ग्राम। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन में गिवन है, बट एग्जैक्टली ऐसा हमेशा नहीं होता कि वैल्यू गिवन होती है। तो स्टीम के लिए लेटेंट हीट 536 कैलोरी पर ग्राम होती है और आइस के लिए कितनी होती है 80 कैलोरी पर ग्राम। तो ये आपको याद होनी चाहिए। हमने यहाँ पे स्टीम के लिए फॉर्मूला लिखा है हीट का ml प्लस MC डेल थीटा। तो मास हमें नहीं पता है कि कितना मास है इसका, बस हमें टेम्परेचर पता है। एक्चुअली मास तो हमें कैलकुलेट करना है। यहाँ पे हमने हीट को जो ये स्टीम दी है ये किस मास में दी है इसे तो हमें कैलकुलेट करना है। तो इसके लिए हमने लिखा m। यहाँ पे स्टीम के लिए लैटेंट हीट हमें पता है कितनी है 536 प्लस मास ऑफकोर्स हमें कैलकुलेट करना है, C की वैल्यू 1 आएगी, और चेंज इन टेम्परेचर। तो टेम्परेचर कितना चेंज हो रहा है 100 से 80 डिग्री सेल्सियस में। किस में चेंज हो रहा है 100 से 80 डिग्री सेल्सियस में। तो हमने किया 100 माइनस 80, ठीक है। अब हमारे पास इक्वेशन क्या आई 556 m। ओके, अब देखो दोनों का हीट इक्वल होगा तो 556 से m इक्वल टू 72.8, दोनों को हम इक्वेट कर देते हैं तो जिससे क्या मिलता है हमें स्टीम का मास मिल जाता है। ओके, इसी तरीके से एक नेक्स्ट क्वेश्चन और करते हैं। 5 ग्राम आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस इज मिक्स्ड विद 5 ग्राम ऑफ स्टीम एट 100 डिग्री सेल्सियस। तो एग्जैक्टली एज यू कैन सी क्या कर रहे हैं हम यहाँ पे 5 ग्राम आइस जो 0 डिग्री सेल्सियस पे है उसे किसके साथ मिक्स किया 5 ग्राम को 100 डिग्री सेल्सियस के साथ। तो ऑफकोर्स देखिए हम यहाँ पे सबसे पहले व्हाट इज द फाइनल टेम्परेचर, और हमें क्या निकालना है फाइनल टेम्परेचर कैलकुलेट करना है। तो ऑफकोर्स हमने दोनों को मिक्स किया है तो दोनों के लिए सबसे पहले हम इक्वेशन लिखेंगे। तो फर्स्ट केस के अंदर जब हम ये टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं, किसका टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं आइस का,
ठीक है। 5 ग्राम आइस को मिक्स किया 0 डिग्री से, 5 ग्राम ऑफ स्टीम को 100 डिग्री सेल्सियस से। तो हमें क्या चाहिए, 0 से 100 डिग्री पे जो टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है उसकी इक्वेशन क्या बनेगी। तो ऑफकोर्स जैसे ही आइस तो डायरेक्टली स्टीम में चेंज होगी नहीं, कुछ ना कुछ इसको लेटेंट हीट मिलेगी ही, तो ml आएगा ही आएगा प्लस mc डेल थीटा। ओके, तो मास हमें गिवन है, कितनी ग्राम आइस है, 5 ग्राम आइस है। लेटेंट हीट कितना होता है आइस के लिए, 80 किलो कैलोरी पर ग्राम, तो यहाँ पे 80 से मल्टीप्लाई कर दिया। वंस अगेन हमने इसको मिक्स किसके साथ किया है, 5 ग्राम के साथ मिक्स किया है, तो 5 इंटू सी का वैल्यू 1, वाटर के लिए स्टीम किस टेम्परेचर पे है, 100 डिग्री टेम्परेचर पे, तो इसको सॉल्व किया तो हमें कितना मिला, 900 कैलोरी। ओके, अब एग्जैक्टली जब हम ये हीट कंडेंस हुई, मतलब जो फाइनल हीट है 100 डिग्री सेल्सियस में आ जाती है, तो ऑफकोर्स इसमें क्या रह जाता है, केवल लेटेंट हीट रह जाती है। उस समय भाई स्टीम किस में चेंज होगी, उसके बाद तो 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर टेम्परेचर नहीं इंक्रीज होता ना, तो वो क्या होती है, लेटेंट हीट। तो हम हीट के लिए भी इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, 5 इंटू 536, तो कितना हुआ, 2680 कैलोरी, 2680 कैलोरी। तो नाउ यू कैन सी कि फाइनल टेम्परेचर, मतलब जो पूरी के पूरी स्टीम है कंडेंस नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, बिकॉज ऑफ हमें मिल क्या रहा है, केवल 900 कैलोरी। जो हमारे पास इनपुट है उससे हमें केवल 900 कैलोरी चाहिए, और पूरी की पूरी स्टीम को कंडेंस करने के लिए कितना होना चाहिए, 2680 कैलोरी होना चाहिए। ओके, तो जो इसका पूरे के पूरा टेम्परेचर है तो ऑफकोर्स 100 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। व्हाट आई मीन टू से, लिसन टू मी वेरी केयरफुली, कि जो हमारे पास इनपुट है, इनपुट से हमें हीट मिल रही है एग्जैक्टली 900 कैलोरी। ओके, और ये जो पूरी के पूरी स्टीम है इसको कंडेंस करने के लिए आपको चाहिए 2680 कैलोरी। ओके, तो यहाँ पे पूरी स्टीम कंडेंस हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, उसके बाद टेम्परेचर इंक्रीज रहेगा, अदरवाइज तो ग्राफ क्या रहेगा, कॉन्स्टेंट रहेगा। तो दैट मीन्स अब इसका टेम्परेचर इंक्रीज होगा ही नहीं 100 डिग्री से ज्यादा। ठीक है, क्यों नहीं होगा, एज यू कैन सी कि 900 कैलोरी है और हमें कितना चाहिए, 2680 कैलोरी चाहिए। ओके, तो इन दिस वे हमारा जो फाइनल टेम्परेचर है कितना रहेगा, केवल 100 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा। ओके, तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो हमने लेटेंट हीट पे बेस्ड किए। आज की क्लास में हमने कंप्लीट किया थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, जिसके सारे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हम लोगों ने यहाँ पे किए, जितने इंपॉर्टेंट टाइप के न्यूमेरिकल्स थे वो भी हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज क्लिक टू सब्सक्राइब। बाय ऑल।